हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, उस मोमेंट का जिसका शायद मुझे इंतजार था या उससे ज्यादा हो सकता है आपको इंतजार हो, ठीक है ना, वो अब आ चुका है। अपने आरपीएससी प्रैक्टिस बैच जो है उसका पहला लेक्चर जो है आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और अभी क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट अपलोड होगी, ठीक है ना। लगभग इसके देखते हैं कितने लेक्चर बनते हैं। आई थिंक इसके 70+ क्वेश्चन हो जाएंगे और उसके बाद एटॉमिक के होंगे 30-40 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपकी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स की जो बीएससी है उसकी पहली बुक क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, वो अपने प्रैक्टिस बैच में करने वाले हैं, ठीक है ना। और इस प्रैक्टिस बैच की क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट अपने यूट्यूब पे कराएंगे। इसके बाद या इसके साथ ही अपने ये बैच लॉन्च कर देंगे प्रैक्टिस वाला, ठीक है ना। वो आप जा करके जो अपना ऐप है, अपनी जो वेबसाइट है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। ये जो एक्सेस रहेगा आपके पास, वो चाहे आपके पास iOS ऐप हो, मतलब एप्पल का फोन हो, चाहे अपने पास एंड्रॉइड हो, चाहे आपके पास टैब हो, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, चाहे आपके पास क्या बोलते हैं कंप्यूटर हो, सबके ऊपर आप ये लेक्चर जो है, क्लासेस जो है अटेंड कर पाएंगे, ठीक है ना। ये बैच कंप्लीट रिकॉर्डेड रहने वाला है और थोड़ी बहुत चीजें मैं इसकी आपको बता देता हूँ। इसके जो क्वेश्चन रहेंगे वो अपने ये पूरी कोशिश की है कि जो अपना बैच में जितना काम हो रखा है, अपना जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स का जो कंप्लीट बैच है, ठीक है ना, उसके जो क्वेश्चन है और इसके क्वेश्चन है कंप्लीट क्या रहे, अलग रहे। अपने ये पूरी ट्राई की है कि ये दोनों चीजें हैं बिल्कुल अलग रहे और टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है ना वो भी इसके साथ मिक्स ना हो। मतलब टेस्ट सीरीज में आपको अलग क्वेश्चन मिल रहे होंगे, जो कंप्लीट बैच है उसमें अलग क्वेश्चन है, अब तक जो भी अपलोड हुआ है, ठीक है ना, उसमें सारी बीएससी करवाई है, एमएससी करवाई है, वो क्वेश्चन अलग है। और ये बैच, इस बैच के अंदर क्वेश्चन क्या होंगे, अलग होंगे। तो आपको ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि सर वो क्वेश्चन इसके साथ सेम तो नहीं है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना, सारे क्वेश्चन अलग है। अब तक अपने इस बैच को लॉन्च नहीं किया था। पिछली साल भी जब वो आपका जो एग्जाम हुआ था 29 जून को, है ना, उससे पहले भी काफी डिमांड थी कि सर इस बैच को लेके आया जाए। तो इस बैच को मैं लेके नहीं आ पाया, क्यों? क्योंकि भाई इसमें काफी मेहनत की जरूरत थी और उस टाइम अपना आरपीएससी वाला बैच चल रहा था, तो मुझे वो भी कंप्लीट करवाना था, टेस्ट सीरीज भी कंप्लीट करनी थी। और जल्दबाजी में किया गया काम अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैंने वो करना प्रीफर नहीं किया, ठीक है। अब अपने बहुत बढ़िया तरीके से इस बैच को स्टार्ट करेंगे। इसके 2 से 3 बातें आपको बता दूं। ये बैच फ्री रहने वाला है। जो आरपीएससी कंप्लीट बैच बाय करेंगे ना, उसके लिए यह बैच कंप्लीटली फ्री रहेगा, ठीक है ना। अगर कोई स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स कंप्लीट बैच बाय करता है तो उसके लिए ये वाला बैच जो है वो कंप्लीटली फ्री रहेगा, मतलब आपको इसको बाय करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। दूसरी बात, इस बैच के अंदर अपने क्या करेंगे, इस बैच के अंदर अपने क्या करेंगे, देखो कि 1000 क्वेश्चन, ठीक है ना, 1000 से लेकर के 1500 क्वेश्चन बीएससी प्लस एमएससी करेंगे, ठीक है। बीएससी प्लस एमएससी करेंगे, है ना। मिनिमम तो 1000 करेंगे और मैक्सिमम हो सकता है 1500 करें। मैं आप ये मान के चलो 1000 करेंगे। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अगर मैंने 1000 बोल के 1500 करवा दिए कोई दिक्कत नहीं, मैंने 1500 बोल के 1000 करवा दिए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आप ये मान के चलो बीएससी प्लस एमएससी के अपने कितने क्वेश्चन करेंगे, 1000 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और जो 11th 12th है, जो 11th 12th है ना अपने पास, उसके कितने क्वेश्चन आपको वो ऑलरेडी रिकॉर्ड किए हुए हैं, उसके क्वेश्चन मिलेंगे आपको 500 क्वेश्चन, ठीक है ना। 11th 12th के 500 क्वेश्चन, मतलब लगभग 30 चैप्टर है या 28 चैप्टर जो आपके हैं, उनमें से 25 चैप्टर के मैंने न्यूमेरिकल रिकॉर्ड किए थे, ठीक है, आज से लगभग 2-3 महीने पहले। तो वो न्यूमेरिकल भी आपको मिल जाएंगे। मतलब इस बैच के अंदर आपको 1500 क्वेश्चन तो कम से कम मिल ही मिल रहे हैं, ठीक है ना, वीडियो सोल्यूशन के साथ और असाइनमेंट पीडीएफ के साथ, ठीक है। और इसके साथ ही आपको क्या बोलते हैं, और भी क्वेश्चन मिल सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है 1500 हो, 1500 से ज्यादा भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा कहाँ कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। अब जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, यहाँ क्वेश्चन 70 बन रहे हैं, तो हम भाई 100 कहाँ से करवा देंगे, ठीक है ना, वो वाली बात है। 1500 क्वेश्चन मिनिमम रहेंगे और मैक्सिमम आप कह सकते हो कि 2-1000 रह सकते हैं। मैंने आइडिया ये लगाया है, बीएससी की जो प्रत्येक बुक है ना उसके 70 क्वेश्चन निकलेंगे, ठीक है। एमएससी की जो प्रत्येक बुक है, लगभग 9 बुक है, तो ये वहां से लगभग 30 क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो ये हो गए अपने 9 हो गए, ये मान लो, है ना, 9 ये 9 ये और ये हो गए 100। तो 9 × 100 लगभग 980 1000 के लगभग, है ना, 1000 क्वेश्चन वहां से निकल जाएंगे। और 500 क्वेश्चन आपके 11th 12th के हो गए, तो 1500 क्वेश्चन हो गए। इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। हो सकता है बीएससी की किसी बुक में हम ज्यादा और क्वेश्चन बढ़ा दें, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आप मान लीजिए 1500+ क्वेश्चन आप यहाँ प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। और ये बैच फ्री है किनके लिए, जिन्होंने कंप्लीट बैच ज्वाइन कर रखा है। इस बैच के अंदर टेस्ट सीरीज इंक्लूड नहीं है, ये ध्यान रखना। टेस्ट सीरीज आपको अलग से ही बाय करनी पड़ेगी। अगर मैं टेस्ट सीरीज में ऐड करता हूं तो इस बैच की प्राइस बढ़ जाएगी, जो कि ना तो मुझे ठीक लगेगा ना आपको ठीक लगेगा, ठीक है ना। इस बैच की जो प्राइस है हमने डिसाइड की है, इस बैच की जो प्राइस है वो आपकी रहेगी 3500। इतनी प्राइस हम इस बैच की रखने वाली है, न तो रखने वाले हैं, न तो कोई बहुत ज्यादा है, न ये कोई बहुत कम है, ठीक है ना।
ऐसी प्राइस है जो हर स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है। इसमें किसी प्रकार का ऑफ या ऑफर देना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मिनिमम प्राइस ये मैंने रखी है, ठीक है। इसके बाद अपने बात करें तो, और ये प्राइस रहेगी कितने लिए, फर्स्ट 100 स्टूडेंट के लिए। जैसे इसमें 100 स्टूडेंट इनरोल हो जाएंगे, इस बैच की प्राइस अपने आप बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस बैच के अंदर होगा क्या, थ्योरी बिल्कुल नहीं होंगी, सिर्फ क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, क्वेश्चन आपके सामने होगा, आप कुछ वीडियो को रोक के उसको करने की ट्राई करना, आपसे नहीं होता है तो मैं तो करवा ही रहा हूँ, उसका सोल्यूशन आप देख लेना, ठीक है ना। ऐसे करते करते बीएससी की नोटबुक और एमएससी की जो नोटबुक है वो कंप्लीट होगी। 11 12 के 25 चैप्टर, 25 क्यों, क्योंकि बाकी चैप्टर मुझे नहीं लगा इतने टफ है, उनमें और क्वेश्चन देने वाले हैं, तो वो क्वेश्चन भी आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, ठीक है ना। तो बीएससी प्लस एमएससी का ये अपने प्रैक्टिस बैच प्लस 11 12 का प्रैक्टिस बैच 1500 प्लस क्वेश्चन, मान लो 2000, मान लो 1500 से लेके 2000 के बीच इसके क्वेश्चन रहेंगे। इसकी प्राइस रहेगी 3500, और ये फ्री रहेगा किनके लिए, आरपीसी फर्स्ट एड फिजिक्स कंप्लीट बैच जिसने बाय कर रखा है, अपने ऐप वाला 11,349 रुपए वाला बैच जिसने बाय कर रखा है, उनके लिए बैच जो है कंप्लीट फ्री रहेगा, आपको अलग से बाय नहीं करना है, ठीक है। दूसरी बात, इस बैच के अंदर ये 3500 रुपए का जो बैच है, जो सिर्फ प्रैक्टिस बाय करना चाहते हैं ना, वो इस बैच को बाय कर लेना। और तगड़ी बात बताऊं, तुम सही में पूछो ना कौन सा बैच बाय करना चाहिए, तुम कंप्लीट बैच ही बाय करना, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि यहां आपको 1500 क्वेश्चन मिल रहे हैं ना, तो वहां ऐसे मान के चलो आप 1500 क्वेश्चन और है, और इनसे बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। कंप्लीट बैच के अंदर 1500 क्वेश्चन और है, वो इससे बिल्कुल अलग है, ठीक है ना। फिर भी किसी को चाहिए कि सर थ्योरी नहीं चाहिए, सिर्फ प्रैक्टिस करवा दो, तो ये 3500 रुपए वाला प्रैक्टिस बैच बाय कर लेना आपके। और किसी को चाहिए कि ये प्रैक्टिस तो होगी और प्रैक्टिस भी चाहिए, कंप्लीट बैच बाय करोगे उसको ज्यादा फायदा आपको होगा, ठीक है। इतनी सी बैच की बात थी। अब अपने वन बाय वन स्टार्ट करते हैं, और थोड़ी सी मैं बात ये कर देता हूँ, ये आपको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है ना। या तो आपने पहले से कोचिंग कर रखी है कहीं ना कहीं, ठीक है ना, मतलब सेल्फ से तैयारी कर रखी है, आरपीएससी इस बार दिया था आपने, सिलेबस आपका पूरा है, क्वांटम मैकेनिक्स रिवाइज करके आना। कितनी रिवाइज करके आऊँ, पूरी रिवाइज करके आ जाओ एक बार, ठीक है। पूरी रिवाइज करके आना, फिर ये क्वेश्चन आकर के आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। इनके असाइनमेंट जो होंगे उनकी पीडीएफ आपको दे देंगे, प्रिंट करवाने के लिए नहीं देंगे, ठीक है ना। या आप देखता हूँ वो डिपेंड करता है, प्रिंट के लिए दे देंगे या तो, ठीक है ना, वो ऐप में रहेगी, देख सकते हो, आप उनको शेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो प्रिंट के लिए मैं शायद नहीं दूंगा आपको, ठीक है ना, वो आप देख पाओगे, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, क्या दिक्कत है, प्रैक्टिस तो करनी है, कर लेना आप, ठीक है ना, ज्यादा दिक्कत आ रही है लिख लेना, इस तरीके से आप कर सकते हो। और क्वांटम मैकेनिक्स रिवाइज करके आना, फिर आके इसको आप प्रैक्टिस करना, या किसी आप कोचिंग में हो, ठीक है ना, आपने ऑलरेडी बैच बाय कर रखा है, चाहे अपनी कोचिंग का हो चाहे किसी और कोचिंग का हो, या सेल्फ से कर रहे हो, तो क्वांटम मैकेनिक्स आपने पढ़ ली है, उसकी अभी मतलब फिलहाल आप किसी कोचिंग में हो, करंट में तैयारी कर रहे हो, तो आपने जो क्वांटम पढ़ी है ना उसका एक रिवीजन लगा के फिर आप ये बैच बाय करना, और ये जो प्रैक्टिस है वो करना। इसके जो प्रत्येक क्लास रहेगी, ट्राई रहेगी 1 घंटे की हो, और क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट अपने फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब पे, इसके बाद की सारी क्लासेस जो है वो ऐप में होगी। इस बैच की फैकल्टी की बात करें तो फैकल्टी रहेगा, या तो यहाँ क्लासे मैं लूंगा या अनुराधा मैम लेगी, ठीक है ना, जिसके पास जितना टाइम होगा उसके अकॉर्डिंग आपको क्लासेस मिल जाएगी। काफी मेहनत लगा के ये बैच बनाया गया है, तो इसका रिव्यू जरूर शेयर करना, ठीक है ना। सजेशंस आपके ऑलवेज वेलकम है, जैसे भी आप बताते हो, जो बताते हो सर, जो बताओगे अच्छी बातें सुधार करने लायक, हम उनमें सुधार करेंगे। अब फालतू बातें करोगे तो वो तो सुधार हो नहीं पाएगी, ठीक है ना। जैसे ऐसे कह दो कि सर इसमें 1500 क्वेश्चन 3000 कर दो, भाई पॉसिबल ही नहीं होता, ठीक है ना। इनमें 1500 क्वेश्चन बनाने में पता है हमें कितनी मेहनत लगी है, अगर इतना ही आसान होता तो पिछली बार ही बेचा जाता, चाहे इतना टाइम का वेट क्यों करवाता मैं तुम्हें, कि भाई मुझे टाइम दो, मैं थोड़ा और बढ़िया करना चाहता हूँ, ठीक है ना। इतनी सब बातें, बाकी धीरे धीरे बातें होती रहेगी। ये बैच अभी ऐप में नहीं है, 1 2 दिनों में आ जाएगा, ऐप आप डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। कोई दिक्कत हो, कोई क्वेरी हो, तो ये आपके नंबर है। और इस बैच के जो डाउट होंगे वो भी आपका एक ग्रुप बना देंगे, जो जो बैच ज्वाइन कर लेंगे ना स्टूडेंट, उनका ग्रुप बना देंगे, उसमें इसके डाउट भी आप डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है ना। तो अब अपने स्टार्ट करते हैं वन बाय वन इसके क्वेश्चन। ओके, देखो आ जाओ। मैं भी बहुत ज्यादा कोई क्वांटम मैकेनिक्स पढ़े मुझे लगभग 2 3 महीने होंगे, ठीक है ना। फिर भी अपने इसके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, इसकी आंसर की मेरे पास है, ताकि जो ऑप्शन है अपने लास्ट में वेरीफाई कर देंगे कि जो मैंने ऑप्शन बताया आपको वही परफेक्ट है ना। 1 मिनट मैं इसकी आंसर की देख लेता हूँ। मतलब बिल्कुल मस्त काम होगा, आप है ना, मतलब बढ़िया बिल्कुल साथ बनाए रखना, ठीक है ना। और बहुत तगड़ा काम इसमें करने वाले हैं, आज तक तो कोई अनसेटिस्फाई रहा नहीं है इस कोचिंग से, और आगे भी मुझे उम्मीद है, मुझे यकीन है खुद पे कि नहीं रहेगा, ठीक है। आज स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन, देखो इसमें क्या है, ए पार्टिकल
मैं क्वेश्चन इंग्लिश में पढ़ूंगा, हिंदी में आपके लिए अवेलेबल है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ए पार्टिकल ऑफ मास 10 टू पावर माइनस 6 ग्राम, एक पार्टिकल है जिसका मास कितना, 10 की घात माइनस 6 ग्राम है, इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ दिस, वेलोसिटी कितनी है, 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, आपको v गिवन है, ओके, मास गिवन है, ठीक है। इफ द अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी मेजरमेंट इज दिस, अनसर्टेनिटी कितनी है वेलोसिटी मेजरमेंट के अंदर, इतनी परसेंट है, ठीक है, देन एस्टिमेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन मेजरमेंट, तो बताओ अनसर्टेनिटी कितनी होगी इसके पोजीशन मेजरमेंट के अंदर, ठीक है ना। आपको m का मान दिया हुआ है, आपको v का मान दिया हुआ है, mv दिया हुआ है एक तरीके से, तो मोमेंटम दिया हुआ है, ठीक है ना। अनसर्टेनिटी दी है वेलोसिटी के अंदर, तो डेल v बटा v दिया हुआ है, ओके। देन एस्टिमेट द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन इट्स पोजीशन मेजरमेंट, तो इसकी स्थिति में कितनी अनिश्चितता होगी, डेल x आपको निकालना है। सिंपल सी बात है, यहाँ क्या लगेगा, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगेगा, पहली बात ये दिमाग में आ रही है, तो वही लगाओ, डेल px डॉट डेल x इज ग्रेटर देन इक्वल एच कट बाई 2, ठीक है, या इसको आप क्या लिखते हो, इसको आप लिख सकते हो h अपॉन 4 पाई, जो मर्जी आप चाहो लिख सकते हो। अच्छा, अब देखो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो, m डेल्टा v डेल्टा x, और अप्रोक्सीमेशन के लिए इक्वल ले चलो एच कट बाई 2, ठीक है। क्या चाहिए, डेल्टा एक्स चाहिए, तो डेल्टा एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, एच कट बाई 2 इंटू का एम और इंटू का डेल्टा वी, डेल्टा वी आपको चाहिए, आपको देखो ये चीज क्या दी है, डेल्टा वी बटा वी दिया है, डेल्टा वी बटा वी इन परसेंटेज दिया है, ठीक है ना, कितना दिया है 0.01%, मतलब डिवाइड में आ गया 100, ओके। यहाँ से आपको चाहिए डेल्टा वी, तो डेल्टा वी इजिकल टू आ गया 0.01 बट्टा 100 इंटू में वी जाएगा, है ना, इंटू में वी, तो ये आ गया 0.01 बट्टा 100 इंटू वी कितना दिया हुआ ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये ऐसा ही में नहीं है ना, मीटर में चेंज करो तो ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 2 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको सोल्व करो, तो ये हो गया 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2 और 10 की घात माइनस 2, ये हो गया, तो ये हो गया 10 की घात माइनस 6, है ना, मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया डेल्टा वी का मान, डेल्टा वी का मान रखो, एम का मान रखो, एच कट का मान रखो और डेल्टा एक्स निकाल लो, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, फिर भी मैं यहाँ कर देता हूँ। एच कट का मान होता है 1.05 इंटू 10 की घात माइनस 34 डिवाइड बाई एम का मान कितना है, द्रव्यमान दे रखा है 10 की घात माइनस 6, ठीक है, और 2 दे रखा है आपको एक, तो ये रहा, और डेल्टा वी चाहिए आपको, ये दे रखा है 10 की घात माइनस 6, तो ये कितना आ गया, 6 6 12, 12 जाएंगे 34 से, तो ये बचेगा 22, ठीक है। एक का भाग दोगे, दो का दो, एक में भाग दोगे, दो का 0.5 और ये है, तो 0.5 आ गया लगभग आपका, है ना, इतना आ गया, तो ये आ गया आपका 5.2 गुणा 10 की घात माइनस 23 मीटर, ये आपका आंसर है। देखो ये कहीं है क्या, 5.2 गुणा 10 की घात माइनस 23 आ रहा है मेरा, तो ठीक है, अब इनमें देख लो, ये लगभग यहाँ पहुंच तो गए अपने, ठीक है ना, ऑप्शन थोड़ा सा अपना ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये चेक करो, द्रव्यमान ये यूज किया है, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अच्छा हो गया। वेलोसिटी आपकी कितनी है, ओके, तो वेलोसिटी डेल वी निकालोगे आप, तो ये क्या आएगी 0.01% है, ठीक है ना, 1% होती तो 1/100 होता, 0.01% है तो इतनी होगी, ओके। इंटू में वी जाएगा, ये अपने पास 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो ये आ गया 10 की घात माइनस 2, 10 की घात माइनस 2 ये हो गया, 10 की घात माइनस 2 ये हो गया, और 10 की घात माइनस 2 ये हो गया, 10 की घात माइनस 6 हो गया, वो हमने पुट किया है, तो ये हो गया इतना, 10 की घात माइनस 6 ये था, और 10 की घात माइनस 6 आपका ये हो गया, ओके। 6 6 12 इससे गए, तो ये बच गए 22, ये आ गया 0.52 गुणा 10 की घात माइनस 22। तो अपना आंसर में इशू अपने को क्या आ रहा है, आंसर में इशू अपने को यह आ रहा है कि डेल्टा वी पुट कर दिया, आंसर में इशू क्या आ रहा है, ये कन्वर्ट नहीं किया, देखो ये ग्राम है ना, 10 की घात माइनस 6 ग्राम है, तो ग्राम करोगे इसको, ग्राम है तो इसको केजी में लेके जाओ, ठीक है ना, केजी में लेके जाने से क्या होगा, ऐसा यूनिट किलोग्राम होती है, तो 10 की घात माइनस 9 हो गई, ठीक है, 3 घात इसमें से और घटेगी, तो ये क्या बचा 5.2 गुणा 10 की घात माइनस 20, ये हो गया आपका मीटर, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया कि जो स्थिति होगी उसमें अनिश्चितता कितनी आएगी, 5.2 गुणा 10 की घात माइनस 20 आएगी, है ना। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे जो ये मात्रक है ग्राम, वो एसआई में नहीं है, तो आपको जो मात्रक होगा वो किस में लेके जाना है, एसआई में लेके जाना है, 10 की घात माइनस 6 ग्राम, और ये हो जाएगा 10 की घात माइनस 9 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे आप करोगे तो आपका इक्वेशन जो है वो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसमें हो गया ए। नेक्स्ट देखो, ए प्लस लाइक वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, एक वेव फंक्शन आपको इस तरीके से दिया हुआ है, ओके, और ये कहाँ कब तक है, माइनस इन्फाइनाइट से लेकर के प्लस इन्फाइनाइट के बीच में ये आपका वेव फंक्शन है, ठीक है ना। तो फाइंड द नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, आपको नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सी निकालना है,
ठीक है ना, ये कितना होगा, ये आपको सही दिया हुआ है। देखो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट कैसे निकालते हो आप, है ना, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन लगाओ। नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन क्या होती है, साई स्टार साई dx इज इक्वल टू 1, ये होती है। ठीक है, आ जाओ तो, और इसकी लिमिट क्या हो जाएगी, कहाँ है वेव फंक्शन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, अच्छा, और माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो गया साई स्टार साई, ये देखो रियल फंक्शन है तो साई भी सेम होगा, और साई स्टार इसका जो आप स्टार निकालोगे, ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट निकालोगे वो भी सेम ही आएगा, तो ये हो गया सी स्क्वायर और ई टू पावर माइनस का टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, dx इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें, अब ये खुद से गुणा किए तो पावर 2 आ गई, ये छोटी छोटी चीजें मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ये प्रैक्टिस बैच है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना तो आता होगा, है ना। ठीक है, इसमें से अब सी ले आओ बाहर, तो ये आ गया सी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी ई टू पावर माइनस का टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। अब आपको ये समाकलन क्या करना है, सोल्व करना है, तो इसके लिए आप एक फॉर्मूला याद रखोगे, ठीक है ना, उम्मीद करता हूँ आपको शायद हो सकता है याद भी हो, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा अपने पास x की पावर n, x की पावर m, और e टू पावर माइनस अल्फा x की पावर n dx इज इक्वल टू 1 बाय n। ये समाकलन आपको अपने तरीके से सोल्व करना आता है तो आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं, 1 बाय n, और गामा m प्लस 1 बाय n, नीचे अल्फा की पावर m प्लस 1 बाय, ठीक है ना, ये फॉर्मूला था। मैं एक सेकंड कंफर्म कर देता हूँ यही फॉर्मूला था क्या, क्योंकि मुझे ये फॉर्मूले वगैरह देखिए बहुत टाइम हो गया है, तो हो सकता है दिमाग से मेरे स्किप हो जाए। ठीक है, ये फॉर्मूला में इतनी गलती हुई है कि अपने से कि ये जीरो से इन्फिनिटी का है, ठीक है ना, जीरो से इन्फिनिटी का है। एक फॉर्मूला और भी है भाई, दूसरा फॉर्मूला क्या है अपने पास, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, और ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स का स्क्वायर प्लस बीटा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू रूट पाई बाय अल्फा ई टू पावर बीटा स्क्वायर बाय 4 अल्फा। ये दोनों फॉर्मूले हैं, दोनों में से आप जो मर्जी चाहो यूज कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये है ना कन्वर्ट हो जाएगा, जीरो से इन्फिनिटी आगे टू आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये अपने पास इवन फंक्शन है। ओके, उम्मीद करता हूँ जो बातें मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी, है ना। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज कर देता हूँ, इससे मैंने किया था, इससे मैं अब कर लेता हूँ, इससे मैंने पहले किया हुआ है ना, तो उससे भी हो जाएगा, चाहे कर लेना उससे। ये देखो, यहाँ पे देखोगे ना आप, तो बीटा का मान हो गया जीरो, ठीक है, तो यहाँ से अपना आंसर क्या आएगा, रूट पाई बटा अल्फा। अल्फा देखो एक्स स्क्वायर के साथ जो है ना वो अल्फा है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, टू अल्फा स्क्वायर, तो ये अपने पास क्या आ गया यहाँ पे, टू अल्फा स्क्वायर आ गया। ठीक है, ई टू पावर बीटा, बीटा तो क्या है, जीरो ही है, तो ये तो ई की पावर जीरो 1 हो गया, तो ये इतना ही होगा। ओके, ये आ गया 1, तो यहाँ से अपने पास सी स्क्वायर आ गया टू अल्फा स्क्वायर बटा पाई का रूट, या यहाँ से सी देखोगे ना तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, टू अल्फा स्क्वायर बटा पाई, इसकी पावर हो जाएगी 1/4। तो अपना आंसर देखो ये हो गया टू अल्फा स्क्वायर बटा पाई की पावर 1/4। ये क्या हो गया, परसमानीकृत नितांक सी जो है, अपना नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सी जो है वो इतना आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्या कर रहा है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी, इसी का सेकंड पार्ट है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन दिस। इस रीजन के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक चीज देखो, ये जो ग्राफ है, ये ट्रिक बता रहा हूं आपको एक, ये जो ग्राफ है ना, इसका आप ग्राफ बनाओगे ना तो वो कुछ इस तरीके का आएगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का आपका ग्राफ आएगा। ठीक है, पूरा सिमेट्री है, ये दोनों साइड में सिमेट्री है, तो इस भाग में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, चाहे इसकी प्रोबेबिलिटी है वो आप कैसे बताते हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी से बताते हो, साई स्टार साई से। इसका जब ग्राफ बनाओगे ना कुछ इस तरीके का आएगा, इसको देख के मुझे पता चल रहा है, ठीक है ना, मतलब इस साइड में रहने की इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी, देखो सेम ही तो है, तो यहाँ रहे सेम दिख रहा है बिल्कुल, तो आधा भागिए आधा भागिए, तो इस साइड में रहने की प्रोबेबिलिटी यही तो बोल रहा है, देखो आप जीरो से इन्फिनिटी में रहने की प्रोबेबिलिटी वो कितनी आएगी, 1/2, तो इसका आंसर सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। पर आप नॉर्मल तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे, नॉर्मल तरीका क्या होता है, नॉर्मल तरीका होता है प्रोबेबिलिटी निकालने का, जीरो से इन्फिनाइट साई स्टार साई dx, ये तरीका होता है, तो ये तरीका लगा दो, आप क्या दिक्कत आ रही है, जीरो से इन्फिनाइट, है ना, साई स्टार साई, साई स्टार साई करोगे सी स्क्वायर आएगा, सी स्क्वायर का मान रख दो, सी स्क्वायर का मान कितना है, टू अल्फा स्क्वायर अपॉन पाई का रूट के, और साई स्टार साई ये क्या है, ये तो अपना निकाल ही रखा है, ये रहा साई स्टार साई, है ना, ये रहा ई टू पावर माइनस टू अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर dx, ये आपको यहाँ निकालना है। ठीक है, निकालें, आ जाओ तो निकालते हैं, तो ये आपका बाहर चला जाएगा, टू अल्फा स्क्वायर बटा पाई का रूट,
अच्छा, अब ये देखो, ये है ना एक सिमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? सिमेट्रिक फंक्शन है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, है या नहीं? कर सकते हो ना, मतलब ये आपको बात पता होगी कि माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है, और यहाँ जो एफ एक्स है ना आपका, अगर इवन फंक्शन हो, ठीक है ना, इवन हो, सिमेट्री हो, तो ये हो जाता है 2 गुना एफ एक्स डी एक्स, जीरो से लेकर के इन्फिनिट। वही ट्रिक मैंने यहाँ लगा दी, ठीक है। इसको आपने पहले सोल्व किया था, इस पार्ट को किया था ना आपने पहले सोल्व, इसको पहले सोल्व किया था, तो इसका आंसर आया था रूट ऑफ पाई बटा 2 अल्फा स्क्वायर। कितना आया था? रूट ऑफ पाई अपॉन 2 अल्फा स्क्वायर। ये आगे 1/2 है, वो पड़ा है यहाँ, ठीक है। ये दोनों सेम है, कट जाएंगे, तो आंसर कितना आ गया? 1/2। तीन तरीके से, चार तरीके से आप इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हो। जैसे कर सकते हो करना, जीरो से इन्फिनिट वाला है तो आप इस फॉर्मूले से भी इसको सोल्व कर पाओगे, इससे भी आप चाहो तो कर लेना, ठीक है। ये अपने हो गए 3 क्वेश्चन, दो है, दो में एक आया, 3 हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए पार्टिकल कन्फाइंड इन वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विड्थ ए इन द रीजन ऑफ दिस। एक वन डायमेंशनल बॉक्स है जिसकी विड्थ कितनी है, जीरो से लेकर के ए है, ओके। द आइगन फंक्शन एंड द एनर्जी आइगन वैल्यू इन द nth स्टेट इज गिवन बाय दिस, ठीक है। ये आपको डायरेक्टली याद भी होगा कि 1D बॉक्स के अंदर जो वेव फंक्शन होता है वो इतना होता है, और ई अपने पास कुछ इस तरीके से होता है। अब ठीक है, और यहाँ n का मान आपको यहाँ दिया हुआ है ना। द कंप्लीट वेव फंक्शन डिस्क्राइब द पार्टिकल इन द nth स्टेट कोरस्पोंडिंग टू एनर्जी En इज दिस। अब देखो, ये अपने को दिया था ना, ठीक है, ये देखो, ये टी वाला पोर्शन यहाँ ले आया, मतलब ये टाइम इंडिपेंडेंट है कि टी इजिकल टू जीरो पे यहाँ होगा ना, तो टी इजिकल टू टी पे कहाँ होगा? वो यहाँ होगा, ठीक है। और ये लिखते भी इसी तरीके से है, ये बात आपको ध्यान भी होनी चाहिए। यहाँ En क्या हो गया? यहाँ En हो गया एक्स साइन स्टेट के अंदर इसकी जो एनर्जी थी ना वो है, ओके। कंसीडर ए वेव फंक्शन एट टाइम टी इजिकल टू जीरो। अब ये नई चीज की बात कर रहे हैं, यहां तक तो इन्होंने आपको क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन पूछेंगे आपसे आगे जाके, देखना। कंसीडर ए वेव फंक्शन एट टी इजिकल टू जीरो गिवन बाय, एक वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है, ये वेव फंक्शन आपको दे दिया, ठीक है। ये तो आपको वो सिस्टम सिस्टम समझाया कि सिस्टम क्या था। बोल रहे हैं किसी स्टेट की बात कर रहे हैं जहां आपको वेव फंक्शन टी इजिकल टू जीरो पे इस तरीके से दिया हुआ है, ओके। एक्स इज दिया हुआ है, ओके। ये आपको पूरा पूरा क्वेश्चन जो है उसकी हिंदी आ गई, ठीक है। डिटरमाइन, अब आपको बताना क्या है? सी विच विल नॉर्मलाइज साई। ये जो साई है ना आपको यहाँ दिया हुआ है, नया वाला सी वाला, ये वाला दिया हुआ है ना, इसका नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट सी आपको निकालना है, ठीक है। निकालते हैं, आ जाओ। देखो, साई आपको दिया हुआ है, साई एक्स जीरो इजिकल टू 2c साइन 2 पाई एक्स बाय ए कोस 2 पाई एक्स बाय ए। सबसे पहली बात, आपको अगर ऐसा कोई वेव फंक्शन दिया हो तो ये ध्यान रखना, हमेशा ये है ना तोड़ मरोड़ के, जो नेचुरल होते हैं अपने पास, नेचुरल वेव फंक्शन है ना, ऐसे बनेंगे कैसे ना कैसे, ठीक है। तो बनाओ इनको, आ जाओ। देखो, ये क्या है? 2 साइन ए कोस बी, सॉरी, 2 साइन ए 2 साइन एक्स कोस एक्स, यही तो है, दोनों चीज सेम ही तो है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया sin 2x का फॉर्मूला। अरे sin 2x का फॉर्मूला याद होगा आपको, आप अच्छे लोग हो, आपको ये चीज पता होगी, 2 sin x cos x, ठीक है। तो 2 sin x cos x कर दो इसको, तो ये हो जाएगा अपने पास c sin 2x। करोगे तो इसको 2 से गुणा करना है, 2 दूनी 4 पाई एक्स बटा ए, ये अपने पास आ गया। ये आ गया साई एक्स जीरो। अच्छा, अब ये बात देखो, इसको और इसको कंपेयर करो, क्या ये n इजिकल टू 4 नहीं बन रहा? क्या बनना है ना? n इक्वल टू 4 रख दे तो ये रख दे, मतलब ये क्या है? एक तरीके से साई एक्स जीरो है ना, एक तरीके से आपका से साई 4x है, साई 4x होगा, ठीक है। तो ये आगे वाला तो यही रहेगा ना, है या नहीं? √2/a साइन 4 पाई एक्स अपॉन a, ठीक है ना। कंपेयर कर लो, c का मान क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा, गेम ही खत्म हो गई, है या नहीं? c का मान क्या आएगा? √2/a आएगा, तो c का मान क्या हो गया यहाँ पे? √2/a होगी, पहली बात। दूसरी बात, पूछ ले इस स्टेट की जो एनर्जी आइगन वैल्यू वो कितनी आएगी, तो यहाँ पे n इजिकल टू 4 रख दो, एनर्जी आइगन वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से हो गया, ओके। और बस, क्या पूछ रहा है? डज इट रिप्रेजेंट ए स्टेशनरी स्टेट, ठीक है ना, कि जो साई अपना निकला है ना, वो स्टेशनरी स्टेट को रिप्रेजेंट करता है क्या, ठीक है। साई अपने पास क्या आ गया? देखो, ये साई 4 था एक तरीके से, तो साई 4 अपने पास क्या आ गया? साई 4 अपने पास आ गया √2/a साइन 4 पाई एक्स बाय ए, ये आ गया ना। अच्छा, ये टी पे कैसे डिपेंड आएगा भाई? टी पे डिपेंड निकालना, टी पे डिपेंड निकालोगे तो ये आ जाएगा, है वैसे के वैसे 4 पाई एक्स अपॉन ए इंटू e टू पावर माइनस का आयोटा, और आयोटा ई एन टी बाई एच कट, है ना। आयोटा ई एन टी बाय का एच कट, ई एन की जगह क्या आ जाएगा? E4 आ जाएगा, क्योंकि फोर्थ स्टेट है, ठीक है। अब देखो, अपने को स्टेशनरी स्टेट पूछा है, कि ये देखो यहाँ
कि ये स्टेशनरी स्टेट है। स्टेशनरी स्टेट कैसे निकालते हैं, आप निकालो इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, रो निकालो आप, साई स्टार साई निकालो और देखो क्या ये डिपेंड करती है टाइम पे। अगर डिपेंड करती है तो ये स्टेशनरी स्टेट नहीं है, ठीक है ना, वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। अगर टाइम पे डिपेंड नहीं करती तो ये स्टेशनरी स्टेट है, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होगी। तो साई स्टार और साई का मान लिखो यहाँ पे, ये आपको साई का दिया हो तो साई साई स्टार का लिख दो, मैं लिख देता हूँ। ये रियल फंक्शन है तो ये हो जाएगा 2/a साइन 4 पाई x/a। अब साई स्टार कर रहे हैं ना तो ई के ऊपर आयोटा है, वो आयोटा चेंज होगा, ये हो जाएगा प्लस आयोटा e4x/t, ठीक है। अब साई लिख दो तो ये रहा साई आपका साइन 4 पाई x/a, ये है वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। ये आ गया, इन दोनों का गुणा करोगे ना तो देखो एक टर्म माइनस की है एक प्लस की, आपस में जुड़ेगी, आधार समान है, बेस इनके सेम है, ई तो ऊपर वाली कंटेंट जुड़ेगा जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 0, ठीक है ना। तो ये बनेगा मतलब ये साइन वाला कंटेंट इंटू e⁻0 तो ये बनेगा 1। मतलब ये जो तुम्हारा ये आएगा ना, इसमें क्या आएगा, ये आएगा 2/a साइन स्क्वायर 4 पाई x/a। इसमें कहीं भी t नहीं है, मतलब जो आपका ये वेव फंक्शन है, ये क्या सॉरी, जो आपकी ये जो स्टेट है, वेव फंक्शन जो है वो क्या है, अपने पास टाइम इंडिपेंडेंट है, ये समय पे डिपेंड नहीं करता। ये कौन सी स्टेट है, एक स्टेशनरी स्टेट है, स्थिर अवस्था है। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स, एक पोटेंशियल बॉक्स में आपका पार्टिकल है, ठीक है ना, और इसका जो वेव फंक्शन है वो इतना है। ओके, बॉक्स में रहेगा तो इतना रहेगा, अदरवाइज कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम पी ऑफ द पार्टिकल, आपको एवरेज वैल्यू ऑफ मोमेंटम निकालनी है, ठीक है ना। एवरेज वैल्यू मोमेंटम कह दो या एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम कह दो। पहली बात आप ये ध्यान रखना, ट्रिक बता रहा हूं आपको एक, क्या ट्रिक है कि जब भी आपका वेव फंक्शन साई एक्स जो क्या होगा, रियल होगा ना, ठीक है ना, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ पी हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। सर ये आपने कैसे बोला, समझो एक बात, अगर ये जो p होता है इसका ऑपरेटर क्या होता है, ये होता है माइनस का आयोटा h का डेल बाय डेल x, ठीक है। और किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर आप जब p लगाओगे, ठीक है ना, p को अप्लाई करोगे, ऑपरेट करोगे, तो ये इतना ही रहेगा यहाँ तो, है ना। और यहाँ क्या हो जाएगा, आपका जो भी साई एक्स आपको दिया हुआ है वो हो जाएगा। अब देखो ये रियल है, रियल है तो इसमें से आयोटा नहीं आएगा, आयोटा नहीं आएगा ना, तो यहाँ क्या रहा, आयोटा रहा बार, जबकि इसकी जो आइगन वैल्यू आएगी p की, मान लो कोई भी आइगन वैल्यू आ गई, मान लो a आ गई, ठीक है ना, p आ गई, ये साई एक्स, तो ये तो रियल आएगी ना। समझो बात, यहां कोई भी आपने रियल वेव फंक्शन लगाया, डेल बाय डेल एक्स पे ऑपरेट करोगे तो आयोटा आएगा नहीं, आयोटा आएगा नहीं तो बाहर क्या रहेगा, आयोटा रहेगा, जबकि इस p की आइगन वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, रियल आनी चाहिए थी। मतलब यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो इसकी जो आइगन वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऐसे आप याद रख सकते हो कि p की एक्सपेक्टेशन वैल्यू हमेशा किसी भी रियल फंक्शन के लिए क्या आएगी, 0 आएगी, और बाकी आप निकाल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। निकालें, निकाल लो 0 से लेकर के a, और ये आ गया आपका साई n πx/a, और यहाँ आ जाएगा आपका p, ऑपरेटर p आ जाएगा, माइनस का आयोटा h का डेल बाय डेल x, यहाँ से फिर से आपका ये साई आ जाएगा, साई स्टार पहले आ गया और ये साई आ रहा है, ठीक है। और नीचे इसको नॉर्मलाइज करने वाला आता है साई स्टार साई dx, ये पूरा पूरा वेव फंक्शन आता है, ठीक है। अब ये तो नॉर्मलाइज ही है ना, ये नॉर्मलाइज ही आपके पास दिया होगा, देखो नॉर्मलाइज है, मतलब इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ऊपर वाला हल करना है, ऊपर वाला जब आप हल करोगे तो आपके पास ये निकल के 0 ही आएगा, ठीक है। कैसे कह रहे हो सर आप ये बात, देखो मैं ये बात ऐसे कह रहा हूं कि डेल बाय डेल एक्स साइन पे लगाओगे क्या आएगा, कोस आएगा, बाकी सब कुछ सेम है, क्या बनेगा, ये अवकलन करोगे तो कोस बनेगा, कोस और साइन है मिला के साइन 2x का बन जाएगा, ठीक है ना। साइन 2x पे जब आप ये अप्लाई करोगे ना, ठीक है ना, तो वो 0 ही आएगा, ठीक है। उसके अंदर देखो एक तरीके से देख भी लो चाहे आप, ये हो जाएगा साइन, एक तरीके से अपने पास 2n πx/a। अब इसके ऊपर आप दोनों लिमिट लगाओगे ना, चाहे तो 0 रखना चाहे a रखना, ठीक है, रख के भी देख लो, चाहे ये लो a रखोगे ना तो भी ये 0 बनाएगा, 0 रखोगे तो भी 0 बनाएगा, मतलब कट पिटा के कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप मेरी बात क्या समझे, आप मेरी बात समझे, अगर अपने पास क्या हो, फंक्शन क्या हो, रियल हो, ये नोट्स में ऐड कर लेना, अगर साई एक्स क्या हो अपने पास रियल हो, तो p की जो एक्सपेक्टेशन होती है वो हमेशा कैसे आती है, 0 आती है। और भी बता दूं, p³ की भी 0 आती है, और भी बता दूं, p5 की भी क्या आती है, 0 आती है। ये बात हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, द वेव फंक्शन कोरस्पॉन्डिंग टू एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय, हाइड्रोजन एटम के अंदर ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है।
विद ए इज इक्वल टू दिस, ए का मान आपको इतना दिया हुआ है, ठीक है ना। डिटरमाइन द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी दिस, इसकी आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आ जाओ, एक्सपेक्टेशन वैल्यू देखो क्या आ जाएगी, वी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपके पास। ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला होता है साई स्टार वी साई डीएक्स अपॉन साई स्टार साई डीएक्स, ठीक है। इसमें लिमिट लगती है पूरी, इसमें पूरी लगती है, मतलब जहां से जहां तक भी है। अब ये आर वाला केस है, तो इस केस के लिए क्या हो जाएगा, जीरो से लेकर के आर, ठीक है। और ये सिर्फ आर पे डिपेंड है, तो एक 4 पाई का फैक्टर कहाँ आएगा, आगे आएगा, ठीक है। और ये अपने पास हो जाएगा साई स्टार, लिखो साई स्टार, साई स्टार क्या हो जाएगा, रूट पाई ए क्यूब, ये हो जाएगा ई टू पावर माइनस का आर बटा ए, पहला। दूसरा, अब v का मान रख दो, क्या है, माइनस का ई स्क्वायर बटा आर, ठीक है। तीसरा, फिर से साई का मान, तो ये अपने पास यहाँ पे क्या है, सेम टू सेम ही तो है, तो ये तो हो जाएगा स्क्वायर, और ये इसका रूट हट जाएगा, इसी तरह रह जाएगा, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर डी आर, या इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिखता हूँ आगे वाले पेज पे, देखो आप, ये जो v की एक्सपेक्टेशन होगी ना, इसका मान कितना आएगा, नीचे वाला तो नॉर्मलाइज है, ठीक है, तो इसका मान तो 1 हो जाएगा, ये आएगा अपने पास 1/पाई a क्यूब, ठीक है। और ई टू पावर माइनस का आर अपॉन ए इंटू माइनस का ई स्क्वेयर बटा आर, और इंटू ये आ जाएगा 1/√पाई a क्यूब ई टू पावर माइनस का आर अपॉन ए। साथ में देखो आर है ना, तो ये आता है डी क्यूब आर, और ये जो डी क्यू आर होता है ना, डी क्यूब आर, इसका मान होता है, अगर सिर्फ आर पे डिपेंडेंट ही फंक्शन है ना, तो थीटा फाई का कोई काम नहीं है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट वाले का, तो वो क्या बन जाते हैं, वो बन जाते हैं 4 पाई डी आर, 4 पाई r² डी आर। सर ये कैसे बना, ये इस प्रकार बना कि जो आपका डी क्यूब आर होता है ना, वो होता है आर साइन थीटा डी थीटा डी फाई डी आर। अब इसमें इनका कोई काम नहीं है, इनका समाकलन करके जब निकालते हो ना, तो वहां से आपके पास 4 पाई आता है, सॉरी आर स्क्वायर है, 4 पाई आता है, तो ये होता है 4 पाई r² डी आर। ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स आपने पढ़ रखे हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रखा है ना, तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। इनकी लिमिट जीरो से लेकर के आर की तो इन्फिनिटी तक होती है, तो इन्फिनिटी तक हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। अब ये ए है, ठीक है, ये पढ़ा दो, बस इससे अपना काम बन जाएगा, करो इसको, क्या बनेगा, ये बनेगा 1/a क्यूब, ठीक है। और ये हो गया ई टू पावर माइनस का 2r/a, और इनटू में अपने पास माइनस का ई स्क्वायर है, तो ये तो कांस्टेंट बाहर निकाल लो, और क्या है, यहाँ आर है, ठीक है, यहाँ क्या आएगा, आर स्क्वायर डी आर, और 4 पाई में ले गया बाहर, ओके। आर स्क्वायर से आर का गुणा करोगे तो एक ऊपर आर बचेगा, तो ये बच गया आर, इंटीग्रेशन आ गया जीरो से लेकर के इन्फिनिटी, ये आ गया डी आर। इसका फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला लगा दो, माइनस का ई स्क्वायर 4 पाई अपॉन पाई a नॉट क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या था, 1/n, n क्या था, यहाँ जो आर की पावर है वो ये 1 आ गया, ये आएगा गामा m प्लस n, m कितना है, आर की पावर 1 है, प्लस n कितना है, 1 है ही, तो 1 बटा m+1, सॉरी m ये रहा +1/n, ये लो, ये कितना बना 2, तो ये जो अपने पास यहाँ पे a कितना है, 2/a, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ ये वाला फॉर्मूला जो मैंने वहां लिखा था ना, मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ तो जगह है नहीं, यहाँ लिख देता हूँ, जीरो से इन्फिनिट एक्स की पावर m ई टू पावर माइनस अल्फा एक्स की पावर n dx, इसका जो मान था वो आता है 1/n गामा m+1/n डिवाइड बाय अल्फा m+1 का n। ये फॉर्मूला मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा माइनस का 4 पाई e² पाई a की क्यूब इंटू ये क्या बना, 2 का गामा, 2 का जो गामा होता है वो इक्वल होता है 1 के, क्यों, गामा n होता है, वो होता है फैक्टोरियल n-1 के इक्वल, ठीक है। और एक फैक्टोरियल होता है, उसका मान होता है 1, तो यहाँ आ गया 1, और ये बन गया ए स्क्वायर ऊपर और 4 नीचे, करो सोल्व, पाई से पाई गया, 4 से 4 गया, ए स्क्वायर से ये गया, तो ये आ गया अपने पास माइनस का ई स्क्वायर बटा ए, क्या आ गया, माइनस का ई स्क्वायर बटा ए, और ए का मान आपको दे रखा है, तो रख दो, माइनस का ई स्क्वायर बटा ए का मान रखना, ए का मान अपने पास एच कट स्क्वायर बटा एम स्क्वायर, एच कट स्क्वायर बटा एम ई स्क्वायर, तो ये आ गया माइनस का एम ई की पावर 4 और एच कट का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नंबर आ गया ए। अब यहाँ पे एक समस्या क्या है, पता है आप, एक समस्या यहाँ ये है
कि कोई स्टूडेंट है ना, अब इसको एक्सपोनेंशियली समझ के ऐड ना कर ले। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, थोड़ा सा ये इनको चेंज करना चाहिए था, ठीक है ना, मैंने तो इसमें ऐड नहीं किया, तो बन गया बात, ठीक है ना, ये चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, ये ध्यान रखना, वरना यहाँ एक्सपोनेंशियली तो यहाँ क्या करेगा। ओके, थोड़ी सी ये बात आप ध्यान रखेंगे। यहाँ जो ई है ना, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, वो अलग है, या तो इसको डैश ले लेना, या इसको और कुछ देख लेना आप, या इसको कैपिटल ले लेना, आपका काम यहाँ से चल जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ क्या आ गया अपने पास, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ e टू पावर आयोटा x इज एन आइगन फंक्शन ऑफ ऑपरेटर d बाय dx विद आइगन वैल्यू I, देन डिटरमाइन द आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यू ऑफ द ऑपरेटर दिस। कि अपने पास e टू पावर आयोटा x है ना, ये आइगन फंक्शन है किसका, d बाई डी एक्स का, ठीक है। आइगन फंक्शन किसे कहते हैं, देखो जब भी कोई ऑपरेटर आप किसी फंक्शन पे लगा रहे हो, ठीक है ना, वेव फंक्शन पे लगा रहे हो, वहां से आपको एक वैल्यू मिल गई और वो वेव फंक्शन दोबारा मिल गया, तो ये क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू कहलाती है। क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू कहलाती है। और जो साई एक्स है ना, ये क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन कहलाता है, ठीक है ना, किस ऑपरेटर का, ऑपरेटर ए का, ठीक है। तो इसी तरीके से डी बाई डी एक्स जब आप लगा रहे हो किस पे, ई टू पावर आयोटा एक्स पे लगाओ, तो ई की पावर एक्स तो रहता है ई की पावर एक्स ही, अवकलन करोगे आयोटा एक्स का, तो आयोटा आ जाएगा आगे, मतलब यहाँ जो आइगन वैल्यू है ना, वो क्या है, आई है, इन्होंने बता रखा है, ठीक है। और आइगन फंक्शन तो ये ऑटोमेटिक है ही, ये बात इन्होंने खुद ही बता दी, ठीक है। अब अपने को बताना है आइगन फंक्शन और आइगन वैल्यू क्या होगी अगर ऑपरेटर ये हो तो, ठीक है। पहली बात तो ऑपरेटर ये उठाओ, ये लो, ये उठा लिया। अब देखो इन्होंने आइगन फंक्शन दो तरीके के दिए हुए हैं, ये दिए हुए हैं ना, लगा के देखो, ई टू पावर आयोटा एक्स लगाओ पहले, अपना काम चल जा रहा है क्या, देखो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, माइनस का टू आई का माइनस का टू आई आयोटा, और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है, आयोटा एक्स्ट्रा है तो वो आगे आ जाएगा, तो ये हो गया स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, माइनस का एक, तो माइनस एक इंटू माइनस दो मतलब प्लस का दो, ई टू पावर आ गया आयोटा एक्स। ये वेव फंक्शन यूज किया था, यही वेव फंक्शन आ गया, साथ में आ गई आइगन वैल्यू कितनी, दो। तो ये तो नहीं हो सकती आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू कितनी होगी, ये होगी, है ना, तो ये वाला अपना हो जाएगा। अच्छा ये यूज करते तो, ये यूज करते तो अपना काम हो जाता क्या, देख लो, ई टू पावर माइनस का आयोटा एक्स, ये होगा अपने पास माइनस का टू आयोटा, और ई टू पावर आयोटा एक्स का करोगे तो माइनस का आयोटा बार आएगा, ये लो माइनस का आयोटा बार आ गया, ओके। और यहाँ पे ये एज इट इज, है ना, ठीक है। ये हो गया माइनस माइनस प्लस, आयोटा स्क्वायर करोगे तो माइनस एक आएगा, मतलब ये हो गया माइनस का दो ई टू पावर आयोटा एक्स, ठीक है। तो ये अपने पास अगर आइगन फंक्शन में यूज करता, तो मेरी जो आइगन वैल्यू है वो कितनी आती है, माइनस दो आती है, इन्होंने दो दे रखा है तो ये गलत है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन ही सही होगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मैं कंप्लीट नहीं कराऊंगा, ये मैं कराऊंगा वो ट्रिक से, कैसे देखो, व्हाट इज द पैरिटी ऑफ द फॉलोइंग स्फेरिकल हार्मोनिक्स, ये आपको स्फेरिकल हार्मोनिक्स दिए हुए हैं, ठीक है। और इनको कुछ इस तरीके से अपने लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो m है ना, वो क्या है, वो आप याद करो ई टू पावर आयोटा फाइव, आयोटा एम फाइव, ये वाला m है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इतना मुझे याद आ रहा है, ठीक है। और l आपका क्या है, जो ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है ना, वो वाला एल आपका, ओके। अब देखो एल जो होता है ना, वो रिलेट करता है किससे, थीटा से, और एम जो होता है ना, वो रिलेट करता है फाई से। फाई की कितनी टर्म है, फाई वाली टर्म मतलब ई टू पावर ये है ना, यहाँ पे देखो ये होता है ई टू पावर आयोटा एम फाई के रूप में, ठीक है। यहाँ एम है क्या, इसमें एम है क्या, नहीं लिखा हुआ, मतलब यहाँ एम का मान कितना है, वन है, ठीक है। इसमें फाई वाला टर्म है क्या, नहीं है, मतलब यहाँ एम का मान कितना है, जीरो है। पहली बात तो ये होगी। एल देखो, अब एल आता है थीटा वाली टर्म से, यहाँ थीटा वाली टर्म क्या एक है, तो एल इजिकल टू कितना होगा, वन होगा। यहाँ थीटा वाली टर्म एक है, तो एल इजिकल टू कितना होगा, वन होगा। दोनों में एल एक है, तो अपने क्या पूछा इसने, पैरिटी पूछी है। पैरिटी कैसे निकलती है, माइनस एक की पावर एल, इससे पैरिटी निकलती है। तो पहले केस के लिए पैरिटी क्या हो जाएगी, माइनस वन मतलब ओड, ठीक है। और दूसरे के लिए भी माइनस वन की पावर एल, तो ये आ जाएगी माइनस वन की पावर वन, माइनस वन मतलब ओड। अगर ये होता एल इजिकल टू टू, तो ये पैरिटी कैसे आती, इवन, और दूसरे में क्या आ जाती, इवन। इस तरीके से आप इसको कर सकते हो, मैंने इसको इस ट्रिक से किया है, ये ट्रिक आप भी लगा सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे, आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय, एक वेव फंक्शन क्या दिया गया है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन क्या दिया गया आपको, पार्टिकल को इतना इतना दिया गया है, ठीक है जी, इतना आपको वेव फंक्शन दे दिया। फोर, जीरो से लेकर के एक्स के बीच में आपका वेव फंक्शन है। इसके अलावा साई एक्स की बात करें तो वो क्या होगा, जीरो होगा इस रीजन के बाद, ओके। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर, पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू आपको निकालनी है इस फंक्शन के लिए। अब ये देखो, ये वन डी बॉक्स का केस नहीं है क्या, ये अपने पास वन डी बॉक्स का केस है ना, है। तो आपको अगर
ये देखो सबसे पहले तो ये नॉर्मलाइज है क्या? हाँ नॉर्मलाइज है। और एन इजिकल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है ना, मतलब ये ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है किसकी? पी स्क्वायर की, ठीक है ना। पी की पूछते जीरो जाती, सिंपल सी बात। पी स्क्वायर की पूछिए तो कैसे निकलेगी? सिंपल तरीका वो का वो आपका साई स्टार पी स्क्वायर का ऑपरेटर कैसे लिखोगे? पी स्क्वायर का ऑपरेटर लिखना पड़ेगा। ये आ गया इतना, ठीक है। नीचे वाला सिस्टम होगा साई स्टार साई, ये खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ये क्या है, ऑलरेडी नॉर्मलाइज्ड है, ठीक है। तो ये तो नीचे वाला तो ऑलरेडी वन हो जाएगा, तो ऊपर वाला ही बचेगा। दूसरी बात, पी का ऑपरेटर कैसे लिखोगे? पी का क्या होता है? पी होता है माइनस का आयोटा एच कट डेल बाय डेल एक्स, इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है ना। तो ये अपने पास बन जाएगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा तो माइनस एक आएगा, माइनस माइनस प्लस पहले से ही है, तो माइनस का एच कट स्क्वायर डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, मतलब दो बार डेरिवेटिव करना, ठीक है। ये अपने पास क्या है? ऑपरेटर है। चाहे तो इसको यूज करके निकाल दो, वरना दूसरी ट्रिक एक और बताता हूँ। जब ये बॉक्स के अंदर है ना, ठीक है ना, तो फिर जो पोटेंशियल होता है ना वो कितना होता है? जीरो होता है, आपको पता है ये बात, ठीक है। तो सारी की सारी एनर्जी क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगी, ओके। और काइनेटिक एनर्जी किसके रूप में होगी? पी स्क्वायर बाय 2m के रूप में होगी। तो और ये हो गया एन, तो यहां से अपने पास पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m, एन आ सकता है ना? आ सकता है। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट में, तो ग्राउंड स्टेट के लिए एन का मान रख दो, कितना होता है? एन स्क्वायर एच कट स्क्वायर, ठीक है। मुझे अब जितना याद है ना, मैं जिसे याद रखता था, मैं रखता था एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8 ma स्क्वायर, ठीक है। अब आपको जो भी एच कट वगैरह ऐड करने हैं आप ऐड कर सकते हो। यहाँ देखो एच कट है ना, तो इसमें 4 पाई स्क्वायर का भाग दे दो और 4 पाई स्क्वायर का गुणा कर दो। ये क्या बन गया? ये बन गया एच कट स्क्वायर। एच कट स्क्वायर आ जाएगा एक, तो क्या बना पी स्क्वायर का मान? एक तो आ गया एच कट स्क्वायर, ठीक है। और ये 4 और ये 2 मिलके 8 को काट देंगे, ठीक है। एक आ गया पाई स्क्वायर, आ गया एम से एम चला गया, ठीक है। नीचे क्या बचा? ए स्क्वायर। तो आपकी पी स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। आप चाहो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, दोनों तरीके से सही है, कोई दिक्कत किसी में भी नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ विड्थ ए। विड्थ ए के अंदर आपका पार्टिकल जो है ना, वो एक बॉक्स के अंदर है, ठीक है। इफ द पार्टिकल इज इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, मतलब जो साई 1x आपको दिया हुआ है वो कितना आएगा? बॉक्स है तो 2/a साइन एन पाई एक्स, मतलब 2 पाई एक्स बाय का a। ये आपका वेव फंक्शन है पहली एक्साइटेड स्टेट के अंदर, ठीक है जी। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन दिस टू दिस फ्रॉम वन एंड ऑफ द बॉक्स। एक एंड से इसके और इसके बीच में पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? निकालो। कैसे निकलती है प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी निकलती है साई स्टार साई dx से, ठीक है। लिमिट क्या हो जाएगी? लिमिट हो जाएगी 0.45a से लेकर के 0.55a। ये आपका क्वेश्चन होगा, ओके। करो इसको सोल्व, कितना आएगा? 0.45a 0.55a और साई स्टार साई सेम ही है, तो ये बन जाएगा 2/a, तो आ जाएगा बार, ये आ जाएगा साइन का स्क्वायर 2 पाई एक्स बाय ए, ओके dx। करो इसको, साइन वाला है, सोल्व कैसे करोगे? साइन सोल्व कैसे होगा? cos 2x लाओ, फॉर्मूला लाओ। cos 2x क्या होता है? 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स, है ना। तो यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स क्या आ गया? साइन स्क्वायर एक्स आ गया 1 माइनस का cos 2x बाय 2, है ना। तो ये आ गया अपने पास इंटीग्रेशन ऑफ v1/2 बार आ जाएगा, 1 माइनस का cos 2x नहीं होगा, x की जगह ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 पाई एक्स बटा ए, ठीक है। और यहाँ आ जाएगा dx। लिमिट कितनी है? 0.45 ए से लेकर के 0.55 ए। अब इसका समाकलन कर दो, इससे ये गया, ये आ गया 1/a। 1 का समाकलन करोगे तो क्या आएगा? x आएगा, है ना। x आएगा ना, सिंपल सी बात, ठीक है। x आएगा और x पे जब ये लिमिट लगाओगे, या चलो लिख देता हूँ मैं पूरा, x पे आएगा तो 0.45 ए और यहाँ अपने पास हो गया 0.55 ए। ये हो गया माइनस कोस का करोगे तो ये आएगा साइन 4 पाई एक्स अपॉन ए, इसका अवकलन होगा तो a अपॉन 4 पाई आगे चला जाएगा, मतलब भाग में जाएगा 4 पाई बाई ए, वो ऊपर आएगा तो a/4 पाई बन जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर लिमिट कितनी है? 0.45 ए से लेकर के 0.55 ए तक है, ठीक है। तो ये आ गया 1/a, इसमें इधर मान रखोगे तो 0.55 माइनस का 0.45, ये बच गया 0.1 इंटू का ए, ओके। और ये आया 1 बाय का 4 पाई, इसमें मान रखो, यहाँ से क्या आएगा? साइन 4 पाई और साइन 4 पाई बाय ए। एक्स का मान रखोगे तो ये आएगा पहले 0.55 ए, ठीक है, माइनस साइन
4 पाई/a इंटू 0.45 ए से ए गया, इससे ये गया, ठीक है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे अब, तो ये ए का भाग दे दो, तो ये आएगा 0.1 माइनस का 1/4 पाई, 1/4 पाई, ये आ जाएगा साइन, ए से ए चला ही गया, तो 0.55 का दुगुना 1.1, 2.2, तो साइन 2.2 पाई माइनस साइन 1.8 पाई, ठीक है। अब ये किससे लेट होगा, 2.2 किससे लेट करें, कर सकते हैं किसी से, सोचो, 2.2 पाई और साइन 1.8 पाई, इनका मान चाहिए अपने को, ठीक है ना। ये मान होंगे तभी ये आगे होगा, या ये मान आपको क्वेश्चन में दिए हुए हो तब ये जाके हो सकता है, इसके अलावा ये क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। या इसका एक तरीका और भी है, एक तरीका और है इसका, क्या तरीका देखो, मिड के आसपास अगर इसके करें तो ये हो जाएगा क्या, देखता हूं मैं, रुको, उस एक तरीका और है मेरे पास। वो तरीका अपने पास होता है कि डेल पी इजिकल टू, अपने पास है साई स्टार साई, साई स्टार साई क्या था, साइन बाय ए साइन स्क्वायर 2 पाई x/a, 2 पाई x/a, और यहाँ हो जाता है डेल्टा एक्स। ये तरीका यहाँ लगेगा नहीं, क्यों, क्योंकि x का मान मैं यहाँ क्या रखूंगा, a/2, पाई बचेगा, 0 हो जाएगा, नहीं ये तरीका यहाँ नहीं लगेगा। वो आपको बोला होगा ना जब कि पार्टिकल इसके मिड में है, ठीक है ना, तब ये तरीका लगेगा। इसी तरीके से आपको करना पड़ेगा, साइन 2.2 पाई का मान और साइन 1.8 पाई का मान आपको दिया हुआ होगा, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल इज कन्फाइंड इन ए वन डायमेंशनल बॉक्स ऑफ विड्थ ए एंड इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट। एक पार्टिकल कन्फाइंड है वन डायमेंशनल बॉक्स के अंदर जिसकी विड्थ कितनी है, ए है, ओके, ठीक है, एंड इज इन इट्स ग्राउंड स्टेट, और ये अपनी ग्राउंड स्टेट में, अच्छी बात है, ग्राउंड स्टेट में है, तो वन डायमेंशनल बॉक्स में है, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है जी। मतलब जो ग्राउंड स्टेट वाला वेव फंक्शन लिख दो, साई 1x कितना आएगा, √2/a साइन पाई x/a, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द मिडल ऑफ द बॉक्स। अब जिसने बोल दिया मिडल ऑफ द बॉक्स हो और रेंज क्या हो, इतनी हो, तो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तब आपका जो फॉर्मूला मैं कह रहा हूं ना वो लग जाएगा। वो क्या होता है, देखो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है, यही तो होती है, ठीक है ना, कि प्रोबेबिलिटी चेंज कैसे हो रही है, डिस्टेंस के साथ, ओके। ये होता है साई स्टार साई, तो इससे अपने पास जो डेल्टा पी होगा ना वो क्या आ जाएगा, साई स्टार साई क्या आएगा यहाँ से, 2/a इंटू √2/a, तो ये बच गया 2/a, ये हो गया साइन स्क्वायर पाई x/a, ठीक है ना। और ये ट्रिक सिर्फ और सिर्फ आई थिंक आप ग्राउंड स्टेट के लिए ही लगा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी और क्वेश्चन करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगी, ग्राउंड स्टेट के लिए आप ये ट्रिक लगा सकते हो, और मिड में बोला हो तभी लगा सकते हो। यहाँ आ जाएगा इनटू का डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब कितनी दूरी में है ये, a/10 में है, सोल्व करो, 2/a साइन स्क्वायर पाई, मिड में है, मिड मतलब मिड कब आएगा, 0 से a के बीच का मिड कब है, इसका मान क्या है इसके लिए, a/2, तो यहाँ x का मान कितना कर दिया, a/2, ठीक है। और डेल्टा एक्स डिस्टेंस कितनी है, a/10 है ना, मतलब कौन सी परास है, कौन सी रेंज है, a/10, सोल्व करो, ए से ए गया, ये यहाँ से कितना आ गया, 1/5, 1/5, ये आ गया साइन स्क्वायर पाई से, ए से ए गया, पाई/2 साइन पाई/2, साइन नंबर कितना था, 1, तो यहाँ से भी आ गया 1, तो ये बचा 1/5, 0.2% में चाहिए, तो ये हो गया 20%, ठीक है ना। यहाँ क्या आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर ए आ गया है। इसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कि ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एनर्जी दिस, की एक बीम है, इलेक्ट्रॉन की एक बीम है, उसकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 4.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ठीक है। और इज इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ दिस, एक पोटेंशियल बैरियर है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, उसके ऊपर वो इंसिडेंट की जाती है, और उस बैरियर की जो चौड़ाई है ना वो अपने पास कितनी है, 5 नैनोमीटर है, ठीक है ना। देन फाइंड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, तो आपको जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट टी है ना वो फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। पहली बात तो यहाँ पे जो आपको एनर्जी ई दे रखी है ना वो आपके बैरियर हाइट से कम है, पहला केस तो ये हो गया, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें ये देखो जो ई है ना वो अप्रोच कर रहा है वी नोट को, ठीक है, तो आपको ई लेस देन वी नोट वाले में से ई टेंस टू वी नोट वाला केस लगाना है, ठीक है। और इसमें एक ऑप्शन में ध्यान रखना, आपको ये 4.7 मत पढ़ना, इसको 7.4 पढ़ना, ठीक है ना, ये इसमें मिस टाइप हुआ है, तो ये अपना पास केस है। अब देखो ये फॉर्मूला आपके नोट्स में डायरेक्ट होगा, ठीक है, जैसे मैं बात करूं हमारे जो नोट्स है इंस्टीट्यूट के,
उसमें आप आ जाओ यहाँ पे, ठीक है ना। जिन बच्चों ने नहीं कर रखा, ये अपना बैरियर वाला केस है ना, रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर है। चाहे इसको सिंपल बैरियर ले लो आप, सिंपल बैरियर वाला भी देख लेते हैं। आ जाओ आप, सिंपल बैरियर वाला केस कहाँ है, देखते हैं। ये है क्या बैरियर वाला? ये नहीं है बैरियर वाला, ये रेक्टेंगुलर है। आई थिंक सिंपल वाला आगे आएगा। ये मुझे लग रहा है सिंपल वाला है, देखता हूँ मैं। वेट, हाँ पोटेंशियल बैरियर है ना, बैरियर है तो वही होगा। ये तो स्टेप हो गई ना। हाँ ये रहा बैरियर, ठीक है। इस बैरियर के अंदर देखो, ई लेस देन वी नोट वाला केस अपने को देखना है। ये रहा ई लेस देन वी नोट वाला है, और इसमें भी ई लेस देन वी नोट, इसमें भी अपने पास कौन सा ई टेंस टू वी नोट है, ठीक है। ये रहा ई टेंस टू वी नोट, ये वाला केस आप देखो। इस केस के अंदर अपने पास जो टी है वो कितना आता है, वो यहाँ से आगे निकाल रहा है ये, तो सोल्व करो करो आगे कितना आता है, इतना आता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला अपने पास क्या है, 1 + v0 ma² की पावर -1, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लगाओ, ये लगाओगे ना, तो इसमें बस दिक्कत ये है कि वो साइन अल्फा की जगह अल्फा ही रखोगे, उसका मान रखोगे, थोड़ा बहुत गलत गुलत कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं, ठीक है। निकाले कैसे भी आप निकाले ना, ये आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला याद है ना, कौन सा, ये वाला, तो इससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, जब ये लगभग इक्वल होते हैं ना, तो अपने ये कैसे लगता है, ये आप याद रखना। ओके, ये फॉर्मूला आपने यूज करके इस क्वेश्चन को सोल्व करने आ जाओ। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी का फॉर्मूला अपने पास हो जाएगा ब्रैकेट 1 प्लस, विद फॉर्मूला जो था वो अपने पास था 1 + v0 का स्क्वायर ma², v0 ma² डिवाइड बाय, ये फॉर्मूला अपने पास था v0 m, v0 आ गया, m आ गया, a² आ गया, डिवाइड बाय 2 h², ठीक है। इसकी पावर -1, ये फॉर्मूला अपने पास है। इसमें आप सारे मान रखो, इसमें आप सारे मान रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 + v0 का मान कितना अपने पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये आया 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कर दो सिंपल अपने जूल में चेंज, और m इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 × 10⁻31, ठीक है। ए जो विड्थ है वो कितनी है, 2 नैनोमीटर है, 2 × 4 नैनोमीटर, 10⁻9 क्या करोगे 10⁻18, बट्टे में आ जाएगा 2, h का मान कितना है 1.05, 1.05 की स्क्वायर हो जाएगी, और साथ में 10⁻34, तो इसकी स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 10⁻68, और इसकी पावर कितनी है -1। सोल्व करो इसको, ये कितना आएगा 1 प्लस, अब ये फॉर्मूला है ना, आप चाहो तो बार ड्राइव करने जाओगे ना बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको याद रहे तो बढ़िया है। 2-3 केस के याद कर लेना, जैसे ई टेंस टू वी नोट तो क्या होता है, और बहुत सिंपल तो है ही, जिसमें ई बहुत छोटा हो या ई बहुत बड़ा हो, तो उसमें अलग केस आते हैं, वो आपको याद करने हैं, ठीक है ना। वो मैंने जब आपको क्लास ली होगी, बीएससी में से पढ़ा रखी होगी ना, तो उसमें बता रखे हैं, और मैंने आज नोट्स चेक किए, बहुत सारे क्वेश्चन वहां करवा रखे हैं, ठीक है ना, और बहुत तगड़े करवा रखे हैं, ठीक है ना, बहुत बढ़िया कंटेंट वहां करवा रखा है, आपको देख लेना वो आप एक बार। तो इसको सोल्व करो, सोल्व करोगे तो कितना आएगा, सोल्व कर दूं इसको कैलकुलेटर की हेल्प से, आप खुद से करना, मैं कैलकुलेटर से करूंगा, है ना, मैं इतना टाइम इसमें नहीं लगा सकता। तो आ जाओ अपने पास कैलकुलेटर लेके, ये आएगा 5 × 1.6 इंटू 9.1 इंटू 2 दूनी 4 भाग 2 भाग 1.05 भाग 1.05, ये आ गया 132, ठीक है। पावर का देख लो अब, -19 -31 कितनी हो गई 50, और 10 60 8 68 68, ये 68 ही है, तो ये भी गई, ठीक है। तो 132 + 133 की पावर -1, तो करो 1/133, तो ये लगभग आ गया 7.5 × 10⁻³ इतना आ गया अपना ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, जो कि ये अपना क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए आपको दे रखा है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो कि ए बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दिस, इतना इसकी एनर्जी है, इंसिडेंट ऑन ए पोटेंशियल बैरियर ऑफ हाइट दिस एंड विड्थ दिस, इतनी तो इसकी क्या है एनर्जी है, इतनी इसके पास क्या है पोटेंशियल हाइट है, वी नोट का मान ये है, विड्थ ये है। फाइंड द ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर द इलेक्ट्रॉन बीम, इलेक्ट्रॉन बीम के लिए आपको ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है ना,
वो आपको निकालना है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपके पास जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो लगाओ। आपके पास यह जो फॉर्मूला अवेलेबल है वो क्या हो जाएगा, अल्फा ए, ये फॉर्मूला क्या आएगा, ये अपने पास आता है, लगाओ भाई फॉर्मूला। जब आपका ई है ना लेस देन होना, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लो, नोट्स देख लो क्या फॉर्मूला है, मुझे तो वो याद है नहीं। तो ई लेस देन वी नोट है ना, ये वाला केस है आपका। ओके, ई लेस देन वी नोट है, तो इस केस में आप देखो अपने पास क्या आ जाएगा, ट्रांसमिशन कोफिशिएंट अपने को चाहिए, ये अपना ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है, तो यहाँ पे आपको अल्फा ए की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना, अल्फा ए निकालो कितना आता है। अब इसको ये जीरो की तरफ भी नहीं जा रहा, मतलब ई बहुत कम भी नहीं है, और ये वी नोट की तरफ भी नहीं जा रहा। ठीक है, तो अपने को पर यहाँ पे ई है कम, ये आप कह सकते हो। ठीक है, तो अपना फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, मतलब हाफ के लगभग है ये। तीसरा केस, हाँ अल्फा ए निकाल लो आप, अल्फा ए का मान देखो क्या आ रहा है आपके पास। ठीक है, वहां से आपकी बात जो है वो बननी चाहिए। ठीक है, निकालो अल्फा ए निकालो। अल्फा ए का फॉर्मूला चाहिए अपने को, अल्फा ए का फॉर्मूला अपने पास होता है √2 me। देखो अल्फा ए अपने पास क्या हो जाएगा, √2 m वी नोट माइनस का ई डिवाइड बाय एच कट इंटू का ए। ये निकालो आप कितना आता है देखो, ये हो जाएगा √2 गुणा एम का मान ये माइनस का 31, वी नोट माइनस का ई, ये हो गया 64 और 100 36, है ना, 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1.6 गुणा 10⁻⁻⁹। ठीक है जी, डिवाइड बाय एच कट 1.05 इंटू 10⁻⁻34 इंटू का ए का मान कितना है देखो, ए का मान अपने पास है, जो चौड़ाई चाहिए 0.1 नैनोमीटर, तो ये हो गई 10⁻10 मीटर, है ना। सोल्व करो इसको, ये हो जाएगा कितना देखो, ये हो गया अपने पास 2 × 9.1 गुणा 36, ओके, इंटू 1.6, तो ये आया 1048, तो √1 1048 अपने को चाहिए एक तो। और पावर की बात करें तो 19 और 31 40 50, 10⁻⁻25, ये हो जाएगा 1.05, 10⁻⁻34 गुणा 10⁻⁻10, तो ये कितना हो गया 35, 34 इधर 10 की घात बच गई -1, ओके, 1048 का रूट ये आ गया 32.37, तो ये आया 32.37 भाग 1.05 इंटू 10⁻⁻1, तो ये लगभग 3 के लगभग फिर आ गया। ठीक है ना, मतलब अल्फा ए बहुत ज्यादा बड़ा तो एक से नहीं है। ठीक है, तो आपको कौन सा केस लगाना है, वही लगाना है कि ई आपका वी नोट क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है, तो वापस आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे जो अपने यहाँ यूज किया, सेम का सेम फॉर्मूला निकाल देना और अपना आंसर निकाल लेना। ठीक है, सेम टू सेम फॉर्मूला आपको यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और लगभग उसके सेम ही आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ नहीं है। ओके, ठीक है, सेम का सेम कंडीशन आपकी यहाँ लग जाएगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन अपने पास क्या है, एन इलेक्ट्रॉन ऑफ पॉजिटिव एनर्जी ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनकाउंटर्स एन पोटेंशियल वेल ऑफ दिस। पोटेंशियल वेल अपने पास है इस बार। ठीक है ना, उस पिछली बार क्या था, बैरियर था, इस बार क्या अपने पास है, वेल है, पोटेंशियल वेल है, जिसके ऊपर ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जो इलेक्ट्रॉन है वो आ रहे हैं। ठीक है, और विड्थ कितनी है इसकी, 2 इलेक्ट्रॉन 2 एमस्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फॉर विच लोएस्ट वैल्यू ऑफ ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लोएस्ट, कि अपने पास जो ट्रांसमिशन है ना ऑलमोस्ट 100% हो जाए, मतलब टी का मान अपने को क्या लेके आना है, 1 लेके आना है, और वहां से अपने को क्या निकालना है, वहां से अपने को निकालना है क्या, ई का मान। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या फॉर्मूला इसमें लगेगा। सिंपल, आप टी का पहले फॉर्मूला लिखो। ठीक है, टी का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, टी का फॉर्मूला अपने पास होता है, चाहे तो नोट्स देख लो चाहे आप सीधा लिख दो, ये अपने पास होता है 1 + V0² साइन स्क्वेयर अल्फा ए, या के कह दो इसको, अल्फा कह दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 4 × ई प्लस का V0। ठीक है, इसकी हो गई अपने पास पावर -1। चाहो तो आप इसको देख भी सकते हो, जो नोट्स मैंने अपने पास है अवेलेबल। ठीक है ना, क्वांटम के तो मैंने पहले भी फ्रीली शेयर भी किए थे,
तो वो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, अपने को चाहिए वेल वाला केस है ना, देखो वेल वाला है ना, ये रहा वेल वाला। इसमें देखो आप ट्रांसमिशन कोफिशिएंट का जो मान आता है अपने पास, ये देखो ये मैंने लिखा है। ठीक है, के टू ए जो है ना, के टू ए का जो मान होता है वो कितना होता है यहाँ, इतना मुझे याद है ना, ये अपने पास ये होता है √2m ई होता है, शायद देख लो के टू का मान जो भी यहाँ पे है ना, ये लिखा होगा यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने, ये रहा के टू का मान 2m ई प्लस वी नोट बाई का एच कट का स्क्वायर, ये होता है। ओके, ठीक है, यही फॉर्मूला मैंने आपको यहाँ लिखवाया है। तो आप यहाँ थे, अब देखो के ए हो गया, के टू ए जो भी आपको लिखना है लिख दो। अब देखो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, लगभग 100% हो, ये लगभग क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है ना, इसके लिए क्या जरूरी है अपने पास कि के टू ए जो है अपने पास, ओके, ये क्या हो जाए, ये हो जाए अपने पास एन पाई, है कि नहीं। अगर के टू अपने पास, के टू ए अपने पास एन पाई हो जाए ना, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये एक बन जाएगा, सिंपल सी बात है। तो के टू ए को एन पाई करो आप, ठीक है, के टू ए इजिकल टू आ गया एन पाई। ठीक है, अच्छा के टू का मान कितना होता है, इसका मान होता है √2m ई। अब ये पोटेंशियल को खींचता है तो ये होता है ई प्लस का वी नोट डिवाइड बाय एच कट इंटू का ए, और ये आ गया एन पाई। करो इसको सोल्व और निकालो आप ई का मान। ठीक है, करें सोल्व इसको, तो ये अपने पास आ गया ई प्लस वी नोट बाय एच कट स्क्वायर, इस तरीके से चला जाएगा। कर लो इसको सोल्व, ये हो गया ई प्लस का वी नोट, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ये हो गया 2m डिवाइड बाय एच कट का स्क्वायर, ए का स्क्वायर, एन का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर। अब देखो आपके पास ई का मिनिमम मान चाहिए, तो पहली बात एन को यहाँ कर दो 1, पहली बात हो गई डन। ठीक है, दूसरी बात ए का मान आपको दे रखा है कितना है, 2 एमस्ट्रॉन्ग, ऐसा ही में लिखोगे तो 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, पाई का मान 3.14, वी का मान, वी नोट का मान दे रखा है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 9 × 10⁻⁻19। ठीक है, ई आपको निकालना है, एम का मान इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो जाएगा अपना 9.1 × 10⁻31। एच कट का मान 1.05 × 10⁻34। ये सारे मान रख के आप ई का मान निकाल लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, निकाल के दूं क्या, निकाल सकते हो आई थिंक, फिर भी मैं चलो निकाल देता हूं। तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर, छोड़ दो, वन कर दो, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बटा 2m² 2m² इजिकल टू हो जाएगा ई प्लस का वी नोट। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा ये ई इजिकल टू हो जाएगा, इसमें से वी नोट घटा देना। ठीक है, इधर लाके कर दो सोल्व, 3.14 इसकी हो जाएगी स्क्वायर, और एच कट स्क्वायर का मान 1.05, 1.05 गुणा 10⁻34 इसकी स्क्वायर डिवाइड बाय 2 गुणा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻31 गुणा ए क्या हो जाएगा 2 एमस्ट्रॉन्ग, तो 2 का स्क्वायर एमस्ट्रॉन्ग है तो 10⁻10 और स्क्वायर करोगे 10⁻20, माइनस का वी नोट कितना है, वी नोट अपने पास 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, अच्छा ठीक है भाई, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब इसको भी तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना पड़ेगा कन्वर्ट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गुणा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का भाग, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रख दो मान 1.6 गुणा 10⁻19। अब आपका आंसर आ जाएगा। करो सोल्व इसको, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो ये आएगा मेरे पास 3.14 गुणा 3.14 गुणा 1.05 गुणा 1.05। ओके, यहाँ तक मैं पहुंच गया, और बस भाग देना है मेरे को किसका, 2 का 9.1 का और 4 का 1.6 का। ठीक है, ये आ गया मेरे पास 0.0933। ठीक है जी, आ गया। पावर जोड़ो, 10⁻68, ये आ गया प्लस का 31, ये आ गया प्लस का 20 और ये आ गया प्लस का 19। ठीक है, तो ये आ गई आपकी 19 और ये 40, कितनी हो गई है, 40 नहीं 50 हो गई है ना, ये हो गई 50, 30 20 50, 20 70, ये 70 है, ये 68 है, तो ये बच गई 10⁻2 बच गई, ये पूरे कट गए। ठीक है, 2 का गुणा करोगे तो ये आएगा 10⁻2 का 9.33 माइनस का 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही है, तो ये आ गया 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया कि लगभग एनर्जी जो है वो कितनी होनी चाहिए, 0.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लगभग होनी चाहिए। 0.33 कर लो, 39 कर लो, एक ही बात है। ओके, इतनी मैंने कोई एक आधी कैलकुलेशन में गलती कर दी होगी वो आप देख लेना। ये अपना क्वेश्चन नंबर हो गया 13। अगला क्वेश्चन देखो,
द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज दिस, कि एक वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उसकी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो इतनी है, ओमेगा अपने पास कितना दिया हुआ है, अपने को इतना दिया हुआ है। कैलकुलेट्स इट्स 0 पॉइंट एनर्जी, जो हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना, उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यूज होती है 1D वाला, उसकी ये होती है, ठीक है, एच कट ओमेगा। ग्राउंड स्टेट चाहिए, एन इजिकल टू 0, तो ई जीरो अपने पास कितना आएगा, 1/2 एच कट ओमेगा, ये हो गया 1/2 एच कट का मान 1.05 इंटू 10 की घात माइनस का कितना 34। अच्छा, ओमेगा 5 गुणा 10 की घात 14 कर दो 16, ये तो जूल में आएगा, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 1 जूल में होते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने, 1/1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सोल्व करो तो ये कितना आएगा, 19 और 5 24 और 10 34, तो ये 15। अच्छा, 15 कर दिया। अच्छा, ये 14 ये 15 है, 10 की घात बच गया माइनस का 1। ओके, और करो सोल्व, इसको काटोगे तो हो गया 0.5। ठीक है, अब कर लो सोल्व, अब हो जाएगा, करो सोल्व इसको, ये हो गया 1.05 इंटू 0.5 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1.6, तो ये आ गया 0.16। कितना आ गया, 0.16 तो नहीं आना चाहिए था, है क्या कर दिया भाई, देखते हैं क्या कर दिया, 0.5 किया 1.6 किया है। ओके, हाफ एच कट ओमेगा था, हाफ कर दिया, एच कट कर दिया, और ये अपने पास है ओमेगा, ये था ही, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये कैलकुलेट कर दो, जो भी आ जाए, जितना भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 1.05 इंटू 0.5 और डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1.6, तो ये भाई साहब 0.16 आ गया अपना, तो 0.16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसमें कोई गलती होने की कोई गुंजाइश है ही नहीं, तो ये तो सही है वैसे भी। अभी है ना, रेडियन प्रति सेकंड दिया है, मुझे ऐसा लगता है ये प्रति सेकंड देता ना, ठीक है, जितना मुझे नॉलेज है, तो वो आपका न्यू होता है ना, ये रेडियन प्रति सेकंड दिया है, तो अपने पास ये क्या है, ओमेगा है। ओके, तो अपना ये सही आंसर क्या आ जाएगा, 1.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। ये जो आंसर दिया है ना, इसने उसके हिसाब से दिया है, कि ये अगर अपने को रेडियन प्रति सेकंड में ना देके इतना दिया होता ना प्रति सेकंड, तो अपना आंसर ये आता जो ये कह रहा है। बाकी अपना ये आंसर सही है ना, 100% सही है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है ये, कि एक an electron is held in a finite square potential well of width 1 एंगस्ट्रॉम। एक इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ है, एक फाइनाइट स्क्वायर पोटेंशियल वेल के अंदर है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 1 एंगस्ट्रॉम है। फॉर विच वैल्यूज ऑफ द वेल्स डेप्थ वी नोट आर देयर एग्जैक्टली टू पॉसिबल बाउंड्री स्टेट, जहां एग्जैक्टली कितनी होनी चाहिए, दो बाउंड्री स्टेट होनी चाहिए। तो बताओ वी नोट का मान क्या होगा, ठीक है ना, बाउंड्री स्टेट वाली कंडीशन है ना। चलो फिर से नोट्स में चलो, ठीक है ना, ये फॉर्मूले आपको डायरेक्ट वहां से याद करके आने हैं। अब मेरे को बताने का फायदा क्या है, नोट से बताने का फायदा ये है कि आपको ये पता लगेगा कि मतलब सारी की सारी चीज आपको ये नोट्स वाली चीजों से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। वहीं से ये देखो, ये अपने पास बाउंड्री वाली कंडीशन है, n-1 π/2, और इससे बड़ा होगा गामा और इससे बड़ा होगा n/2 पाई। अच्छा, गामा का मान क्या है, गामा का मान आपको यहाँ पे दिखेगा, देखो ये रहा गामा का मान, ये आपके पास जो गामा है ना, ये आपके पास है गामा की वैल्यू है, ठीक है, ये आप यहाँ पे पुट कर दोगे, कितनी है, √m v0 a² / 2h कट स्क्वायर, इससे आपका जो मान है ना वो आ जाएगा। ओके, चलें इसको यूज करने, चलो तो इसको यूज करने, कितनी है मैं भूल जाऊंगा, मैं कहीं लिख लेता हूँ इसको, क्योंकि मुझे याद इतना ही रहता है, तुम्हें तो याद रखना जरूरी है, अब एग्जाम निकालना है, मुझे याद रखना जरूरी है नहीं। 2h कट स्क्वायर, इसका रूट जो है ना अपना, ये क्या है, गामा का मान है, ठीक है, अपने पास आ जाओ चलो। ओके, तो अपने पास कंडीशन क्या थी बाउंड्री स्टेट निकालने की, गामा का जो मान है ना वो आपका कितना होना चाहिए, अब वो भी पीछे रह गया। ये नोट्स मुझे फोन में ही खोलने पड़ेंगे ना,
एक मिनट रुको, मैं फोन में खोल लेता हूँ, 1 सेकंड का आप मुझे टाइम दे दो। इसमें तो टाइम लगेगा आपको, 1 सेकंड। ऐसे कर लेते हैं अपने, यहाँ से फॉर्मूला देखो, यहाँ पे एक चीज और भी बतानी है आपको। यहाँ पे एक चीज बताने वाली और ये है कि जो पहली बाउंड्री स्टेट होती है ना, पहली जो अपनी बाउंड स्टेट होती है, ठीक है ना, वो इवन होती है। पहले इवन, फिर ओड, फिर इवन, फिर ओड। तो अगर एक आएगी तो इवन आएगी, ठीक है ना। इसमें लिखा होगा देखो, फर्स्ट बाउंड स्टेट इवन स्टेट होगी, ठीक है ना। पहली क्या होगी, हमेशा इवन होगी, दूसरी ओड, फिर इवन, फिर ओड, इस तरीके से चलती रहेगी। एक है तो इवन होगी, दो है तो इवन प्लस से ओड हो जाएगी, है ना। ये फॉर्मूला क्या था, n-1 पाई/2 और n पाई/2, है ना। n-1 और n, आगे पाई/2 है ही। तो ये अपने पास हो गया n-1, और ये हो गया n पाई/2, ये हो गया पाई/2। गामा का मान जो मेरा है वो अपने पास है √m v0 a² / 2 h कट का स्क्वायर डिवाइड बाय n पाई/2 लेस देन पाई/2 और n-1। अब n है ना, ये बाउंड स्टेट को दर्शाता है। यहाँ बाउंड्री स्टेट कितनी देखी है, दो बाउंड स्टेट है, तो n का मान रख दो आप 2, और इसको कर दो सोल्व, v0 का निकाल दो मान, आपका काम हो जाएगा। n का मान 2 रखोगे, 2 में से एक गया 1, तो इधर बचा अपने पास पाई/2 लेस देन, और ये हो गया m v0 स्क्वायर बटा 2 h कट के स्क्वायर का रूट लेस देन n का मान 2, 2 से 2 गए, इधर बच गया पाई, ठीक है। अब स्क्वायर करो दोनों साइड, ये हो गया पाई² बटा 4, और ये हो गया m v0 स्क्वायर a² बटा 2 h कट स्क्वायर लेस देन पाई का स्क्वायर, ओके। फॉर विच वैल्यूज ऑफ द वेड्थ, v0 निकालना है ना, यहाँ से v0 आप निकाल सकते हो। यहाँ से क्या आ जाएगा मान देखो, ये आ जाएगा, इधर गुणा करोगे तो पाई² h कट स्क्वायर, पाई² h कट स्क्वायर, और नीचे बचेगा ये 2, और नीचे आ जाएगा m a², ये आ गया लेस देन v0 का स्क्वायर। इधर करोगे तो ये आएगा पाई² h कट का स्क्वायर 2 डिवाइड बाय m a का स्क्वायर, ओके। अच्छा, यहाँ पे देखो ये मान तो सेम ही है, ये दोनों सेम ही है ना, तो ये एक जगह निकाल लो, दोनों जगह यूज कर लेना। निकालो तो पाई² करो 3.14, इसका स्क्वायर गुणा h कट तो 1.05 गुणा 10⁻⁻34 का स्क्वायर डिवाइड बाय m, m का मान क्या है, इलेक्ट्रॉन, तो 9.1 गुणा 10⁻⁻31 गुणा a का मान क्या है, चौड़ाई कितनी है 1 एमस्ट्रॉन्ग, तो 10⁻⁻10 इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करो, सोल्व ही सोल्व करते जाओ, करो भाई सोल्व। अच्छा, सोल्व करोगे तो इसमें सब ऐसा ही में लिखा है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा नहीं, जूल में आएगा। तो 1 जूल में कितना होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1/1.6 गुणा 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कारनामे में भी करो, तो निकालो क्या आएगा, 3.14 इंटू 3.14, 3.14 इंटू 3.14 इंटू 1.05 इंटू 1.05, और इसके अलावा भाग 9.1 भाग 1.6, ठीक है। ये आ गया, भाग 1.6 तक पहुंच गए ना आप, ठीक है। तो ये आ गया 0.74, है ना, 0.74, और पावर ऐड करना, 10⁻⁻68 है, प्लस का 31 है, माइनस का 20 होगा तो प्लस का 20 हो जाएगा, और ये प्लस का 19 हो जाएगा। कितनी हो गई, ये हो गई 50, और ये हो गई 70, 10 की घात बच गई 2, तो ये बचा 74। तो ये अपने पास आ गया 74, तो ये आया है देखो 1/2 इंटू 74 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और लेस देन v0 स्क्वायर, और 2 गुणा 74। अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे खाली v0 ही था, ये v0 स्क्वायर नहीं है भाई, यहाँ पे v0 ही है, देखो v0 है ना, तो ये अपने आगे गलत पहुंच गए, v0 ही है ये, ठीक है। यहाँ तक आगे अपना काम हो गया, ठीक है। करो सोल्व इसको, ये तो हो जाएगा लगभग 150, 148 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 74 में भाग दोगे तो ये हो जाएगा 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो लगभग 37 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये लगभग अपना
150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। यहाँ पे टाइपिंग की गलती है तो 150 होगा, ठीक है ना। तो 37 से लेकर के 150 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच अपना वी नोट का जो मान है वो हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन फॉर ए पार्टिकल इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ सिमेट्रिक वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल Vx इज इक्वल टू 0। दिस ये साई कुछ ढंग से दिया हुआ नहीं है, अपने को गलती कर दी क्या? देखो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर है तब तो ये इन्फिनिट है, सही बात है। अंदर है ना तो पोटेंशियल जीरो है, सही बात है। तो उस केस में वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, ये दिया हुआ है। ओके, इस रीजन के अंदर वेव फंक्शन मेरे पास क्या है, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आउटसाइड द रीजन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट द सेंटर ऑफ द वेल विद इन ए रेंज ऑफ दिस। इस रेंज के अंदर पार्टिकल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने क्वेश्चन कर चुके हैं, देखते हैं बाकी। ओके, वेव फंक्शन अपने को दे रखा है ना। निकालो साई साई स्टार, क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी, पी हो जाएगी साई साई स्टार। नॉर्मलाइज करके दे रखा है, साई साई स्टार करोगे तो होगा 1/a, ये हो गया साइन की स्क्वायर पाई एक्स बटा ए, और ये हो गया dx, लिमिट लग गई -0.1 a से लेकर के +0.1 a। ठीक है, करो सोल्व, ये आएगा अपने पास। अब इसको आप पूरा सोल्व कर चुके हो, साइन स्क्वायर वाली चीज को, मुझे ऐसा लग रहा है ना। ये 2a था, 2a था, बाकी सब ओके है। इसको आप सोल्व कर चुके हो, वो मान अपने सीधा यूज कर लेते हैं, इसको बार बार सोल्व नहीं करेंगे। यहां से सोल्व किया था क्या, एक दिन सोल्व किया था, ये रहा। ये मान आता है, मैं लिख लूं क्या यहाँ से, ये मान ये मैं लिख लेता हूँ, वह मैं डायरेक्ट यूज कर लूंगा। इसका समाकलन का मान चाहिए अपने को, ठीक है, कर ही लेते हैं यार, चलो फिर वहां कंफ्यूजन होगी। आ जाओ, ये अपना क्वांट इस तरीके का लास्ट क्वेश्चन आई थिंक। ठीक है, करो तो साइन स्क्वायर का क्या होगा, वन, ये होता है cos 2x बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, और ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - का cos 2x, और यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 - का cos 2x बाय का 2। मान रखो, सोल्व करो, ये आएगा माइनस का 0.1 a से लेकर के +0.1 a, और ये हो गया 1/a, साइन स्क्वायर का लिखोगे तो 1 - cos 2x डिवाइड बाय आ जाएगा 1/2 dx। सोल्व करो इसको, और a आएगा बाहर, 1 का समाकलन हो गया x, कोस का करोगे तो हो जाएगा साइन, माइनस साइन नहीं साइन, ये 2x लिखोगे ना, 2x ये हो जाएगा पाई एक्स बाय ए, तो ये हो गया 2 पाई x बाय a, इसमें से a/2 पाई आगे, लिमिट लगा दो कितनी 0.1 a, -0.1 से लेकर के +0.1 a। ठीक है, मान रखो, सोल्व करो, 0.1/2 a, एक्स का मान इसमें रखोगे तो इससे ये जाएगा माइनस वाला, तो ये बन जाएगा 0.2 a, और माइनस ये हो गया a/2 पाई साइन, ए से ए जाएगा, ये बनेगा 0.2 पाई माइनस a/2 पाई, और साइन 0.2 पाई, ये माइनस का बनेगा। साइन माइनस एक्स में माइनस आगे आ जाता है, ठीक है ना, इसमें माइनस आएगा, और एक माइनस पहले से होगा तो माइनस माइनस आगे आ जाएगा, तो ये कट जाएंगे आपस में। ठीक है, इतना बचेगा। इसमें देखो, ये ए से ए गया, और ये 2 का भाग दोगे तो 0.1 बच गया यहाँ पे, मतलब 10% के लगभग इसका आंसर आ रहा है। ओके, लेट मी चेक, इतना ही है क्या आंसर की के अंदर। ये अपना ये भाई यहाँ थोड़ी सी गलती कर दी अपन ने, रुको वापस मैं करता हूँ मैं यहाँ से एक चीज, ये देखना, इधर जल्दबाजी में यहाँ गलती हो गई है। ये चीज देखना कि यहाँ अपने पास है, ये आएगा प्लस वाला रखेंगे तो ये आएगा, ए से तो ए जाएगा 0.1, मतलब 0.2 पाई माइनस साइन -0.2 पाई। ठीक है,
ये -12 का तो प्लस, तो ये प्लस का बनेगा, ठीक है ना, तो ये प्लस का बनेगा। तो ये अपने पास क्या होगा, ये होगा अपने पास 1/2a ब्रैकेट 1/2a ब्रैकेट एक्स का मान हो जाएगा 0.2a माइनस जो आगे वाली टर्म है a/2 पाई रहेगी, और गुणा में आ जाएगा 2 इंटू का साइन 0.2 पाई, ठीक है। अब ये फिर से 0.2 पाई का मान आपको रखना यहाँ पे पड़ेगा। ओके, इसको आप लिख सकते हो, ये क्या होता है, ये तो आप लिख सकते हो है ना, साइन 2/10 पाई या पाई/5। ओके, साइन पाई/5, पाई कितना होता है 180, 180 भाग 5, 5×3 = 15, बच गए 3, 5×6 = 30, साइन 36 डिग्री का मान चाहिए। ये कैसे निकालोगे साइन पाई/5 का मान, और तो कुछ होता ही नहीं है, पाई/5 36×2 = 72, ये आपको गिवन होगा, ठीक है ना, वो वैल्यू आप पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं आपको ये मान बता देता हूँ, या तो ऐसे करता हूँ, ठीक है, ये इसमें भाई दे नहीं लिखा, सीधा लिखा हुआ है, तो ये मान अपने पास होगा, वैल्यू पुट कर देंगे, अपना आंसर यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द कम्यूटेटर, ये आपको कम्यूटेटर निकालने हैं, ठीक है ना, ये एमसीक्यू के रूप में नहीं दिया हुआ, सीधा ही दिया हुआ है, इसको आप देख लो। देखो, ये जो LZ होता है ना, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये धक्का देता है, समझना बात को, ये धक्का देता है किस ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में, XYZ। अब आ जाओ आप, एल एल है ना, धक्का देता है आगे वाले को साइक्लिक ऑर्डर में, और उसी को ले आता है, मेरी बात याद रखना, जेड के बाद देखो एक्स आता है क्या साइक्लिक में, इस तरीके से सर्कल चलता है, ठीक है, जेड के बाद एक्स आता है, एक्स आता है तो धक्का देगा, जेड के बाद एक्स, इसके बाद क्या आ रहा है वाई, तो यहाँ क्या आएगा वाई, और इसी के कोऑर्डिनेट में आएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा वाई, और आगे आएगा आयोटा एच कट, ठीक है। समझना बात को, एल क्या करेगा, इसको धक्का दे देगा और इसको अपने से अगले में पहुंचा देगा, मतलब दो तो ये है ही, जेड ये रहा, एक्स ये रहा, तीसरे में वाई में आ जाएगा। अगर ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, जेड के बाद एक्स आ रहा है तो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है तो यहाँ वाई आएगा, अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं होता तो यहाँ -वाई आता, ठीक है। जैसे अगले देखो, जेड एल जेड है वाई, धक्का देगा, जेड के बाद वाई आता है क्या, जेड के बाद वाई आता है क्या, नहीं आता, उल्टा जा रहा है ये, ठीक है ना, जाना ऐसे इसको, ये ऐसे जा रहा है तो माइनस आएगा, पहली बात तो यहाँ पे क्या आएगा, एक तो आ गया माइनस, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ आएगा आयोटा एच कट, तीसरी बात, जेड आ गया वाई आ गया तो यहाँ क्या आएगा एक्स, तो इसका मान तो क्या हो जाएगा, पहले वाले का मैंने आपको मान बता दिया, इतना होगा, दूसरे वाले का जो मान है वो अपने पास इतना होगा, तीसरा वाला ये है, ये सेम आ गया, धक्का दे ही नहीं सकता, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। इसी तरीके से अब इसका मान क्या होगा, देखो धक्का देगा, जेड के बाद एक्स आ रहा है तो वाई आएगा, तो ये आएगा आयोटा एच कट टी वाई, ओके। जेड के बाद वाई आ रहा है, अब उल्टा चल रहा है ये, तो फिर ये एक्स आएगा, और ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ, जेड के बाद एक्स आता है, इसने वाई दे दिया तो माइनस आ जाएगा, ठीक है ना, जेड के बाद जेड आ गया तो ये क्या आ जाएगा, 0 अपने पास आ जाएगा, ठीक है। ये अपने क्या हो गए, कम्यूटेटर हो गए, ओके कम्यूटेटर हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वेव फंक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है उसका ग्राउंड स्टेट में वेव फंक्शन क्या है, ठीक है जी, वेयर ए नोट इज इक्वल टू 0.5 एमस्ट्रॉन्ग इज बोर रेडियस, कोई दिक्कत नहीं, बोर रेडियस है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल विद इन ए स्फीयर ऑफ रेडियस 1 फर्मी, 1 फर्मी के अंदर इसके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी साई स्टार साई, और यहाँ आएगा डी क्यूब आर, है ना, ठीक है। साई स्टार साई, इसका साई स्टार साई करो, ये आएगा 1/पाई ए नोट क्यूब, 1/2 1/2 पावर होगी, जुड़ जाएगी, एक हो जाएगी, और ये बन जाएगा e⁻- का 2r/a0, ठीक है। अच्छा, डी क्यूब आर का मान कितना होता है, 4πr² डी आर होता है, आर की लिमिट कितनी दे रखी है, कितनी रेडियस है, 0 से लेकर के अपने पास 1 फर्मी, मतलब ये चलो ये 1 फर्मी कर दें, 10⁻⁻15 मीटर कर देते हैं, ठीक है। ये आपको सोल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। करेंगे इसको सोल्व, करते हैं इसको सोल्व, आ जाओ, करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा तो फिर ये कैसे, इसको सोल्व कैसे करेंगे, ई वाले पोर्शन को आर स्क्वायर वाले को, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये कैसे सोल्व करेंगे, डायरेक्ट मान रखे, देखते हैं, देखो इसमें भी आपको एक चीज समझ में आएगी, चलो आ जाओ देखो, कि यहाँ पे ये जो अपने पास यहाँ कुछ ना कुछ अपने को मान के चलना पड़ेगा, वरना ये होगा नहीं, 1/पाई ए नोट क्यूब, ये आ गया 4 पाई आगे,
ठीक है। समाकलन ऑफ, और ये आ गया ई टू पावर माइनस का 2r बटा ए नोट आर स्क्र डी आर। ठीक है, और ये आगे 0 से लेकर के 1 फर्मी, 10⁻15 ठीक है। अब एक चीज देखो यहाँ कि ई टू पावर माइनस का 2r बटा ए नोट है ना, इसको देखो आप, तो ये आ गया ई टू पावर माइनस का 2 r का मान, मतलब कौन सी रेडियस तक इसको पाया जाना है, फर्मी तक। ये लो 10⁻15, ए का मान किसमें है, एमस्ट्रॉन्ग में। आप ये देखो वो रेडियस जो है, तो 0.5 गुणा 10⁻10, इसको काटोगे तो ये बच गया 10⁻5, मतलब ई टू पावर 10⁻5 ई की पावर 1/e⁵ ये है ना, e⁵ लगभग कितना है, मतलब आप ये देखो, ये हो गया ई टू पावर माइनस का 1/10⁵ ऐसा कुछ बन गया, है ना, ऐसा कुछ बन गया। अब ये 0 के लगभग नहीं है क्या, है ना, ई टू पावर माइनस 0 हो गया ना, ये क्या होता है, 1 होता है। 1 होता है तो ये होता है कांस्टेंट, मतलब ये जो टर्म है ना, आप इसको बाहर लेके आ सकते हो इस इंटीग्रल को सोल्व करने के लिए। क्या समझे आप मेरी बात, कि ई टू पावर माइनस का 2r बटा ए नोट का मान इतना कम है, मतलब लगभग 0, 2r बाय ए नोट का मान लगभग 0 के इक्वल जा रहा है, ठीक है ना, लगभग 0 के इक्वल जा रहा है, तो इसको ई टू पावर 0 कंसिडर करके इसको बाहर लेके आ सकते हैं। तो ये अपना हो जाएगा 4/a0³ ई टू पावर माइनस का 2r बटा ए नोट, और ये हो गया आर स्क्र, तो इसका समाकलन होगा r³ बटा 3। लिमिट लगा दो 0 से लेकर के 10⁻15 मीटर वाली, ठीक है, और कर दो सोल्व। ये आ जाएगा a0³ और ये आ गया ई टू पावर माइनस, इसको तो 1 लिख देते हैं, 1 के लगभग पहुंच जाएगा ये, ठीक है। आर का करोगे तो ये हो गया 10⁻45 हो गया ना, 10⁻45 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय आ गया 3। a0³ का मान रखो तो ये होगा 5 5 25, 25 5 125, 125, और ये हो गया 10⁻11, 10⁻33, और ये आ गया 10⁻12। और सोल्व कर दो, और सोल्व करोगे तो ये आएगा अपने पास से कितना, 4/3/125, ये आ गया 0.01, ऊपर जाएगा 10 की घात आ गई -14, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी पूछी थी ना, इतनी आगे 10 की घात -14, तो ये आंसर कहाँ है, ये आंसर यहाँ है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1.1 इंटू 10 की घात -14। यहाँ से आप क्या समझे कि अगर ऐसा इंटीग्रेशन आ रहा है तो आप इसको कांस्टेंट लेके बाहर निकाल सकते हो, कब, जब ये ई टू पावर 0 के लगभग बन रहा हो तो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कैलकुलेट आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू। आपको आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है, किसके लिए, एच एटम के लिए, ठीक है। तो आर स्क्वायर की एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालो, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन आपको दे ही रखा है। अब मैं निकाल दूंगा इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैं चाहता हूं आप ये सारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू याद रख लो, क्योंकि मैंने याद करवाई थी, नोट में भी लिख रखी है, सारी साइड डायरेक्ट याद करने को कही थी मैंने कहा था नहीं निकालना, इनको याद कर सकते हो आप, फिर भी निकालना है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। निकालो, कैसे हो जाएगी, वही 4 पाई आगे आना है, वही बीच में आर स्क्वायर आना है, वही साई स्टार साई आना है। तो साई स्टार साई करोगे तो ये दोनों में सेम ही है, रियल फंक्शन है, तो इसकी स्क्वायर हो जाएगी, तो ये बनेगा πa0³, और ये हो जाएगी ई टू पावर माइनस का 2r बटा ए नोट, इधर आएगा 4 πr² dr, ये बन गया r⁴। तो ये आया 4 पाई बटा पाई a0³, ओके। समाकलन ऑफ r⁴ ई टू पावर माइनस का 2r बटा ए नोट dr, r जाता है 0 से लेकर के इन्फिनिट तक, तो ये हो गया 4/a0³। समाकलन करोगे तो ये आएगा 1/n, n का मान 1, गामा ऑफ m प्लस 1/n, 5 हो गया, तो ये 2/a0 की पावर हो गया 5। सोल्व करो, 5 का गामा मतलब 4 का फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 3 2 1 इंटू 4 डिवाइड बाय a0³, और ये 2 की पावर 5, तो 4 तो 1 हो गया, और 4 दूनी 8, 1 हो गया, 4 से 4 गया, 8 से 8 गया, ये आया कितना, 3 बटा, ये a0³ तो ही, ये a2 a0 की पावर 5 यहाँ जाएगा, तो a0², 3 a0² आएगा, क्या आएगा, 3 a0²। इसमें भी गलती कर दी है मैंने, मुझे लगता है 3/2 आता है, चेक करने दो। 4 पाई बटा पाई a0³, ये हो गई r⁴, और ई टू पावर माइनस का 2r बटा a0, ये होता है 1/गामा, 1/n, ओके। m प्लस 1/1, ठीक है, 5 का फैक्टोरियल मतलब 4 का फैक्टोरियल, तो 4 3 2 1, 4 का 4 डिवाइड बाय a0³, ये होगा 32, 2 दूनी 4,
4 16 32 भाग ए नोट की पावर 5, ये ऊपर जाएगा तो ये कट कुट आगे 4 से 4 गया, 8 से 8 गया, तो ये बच गया 3 ए नोट स्क्वायर। यही आ रहा है क्या आंसर? इसका आंसर अपने पास आ रहा है, हाँ यही आ रहा है, ठीक है ना, 3 ए नोट स्क्वायर ही आ रहा है इसका मार्क्स। वो जो मैं कह रहा हूँ ना वो आई थिंक ए नोट वाला है, मतलब एक्स की एक्सपेक्टेड वैल्यू या आर की एक्सपेक्टेड वैल्यू वो आती है। ठीक है, ये अपने पास भाई 19 क्वेश्चन जो थे, इस पहले हमने जो 19 क्वेश्चन बनाए थे वो मैंने आपको सोल्व करवा दिए। इसके आगे के क्वेश्चन भी तैयार हो चुके हैं, टाइपिंग के लिए गए हुए हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे वो भी नए लेक्चर में रिकॉर्ड करके आपको उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स कंप्लीट यूट्यूब पे रहेगी, बाकी अपना सब कुछ ऐप में ही आएगा। तो बैच लॉन्च कर देंगे, ज्वाइन आप कर लेना। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बता देना। कोई भी दिक्कत हो, कोई इशू हो, ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिए हुए हैं 6350263164। आप यहाँ पे अपनी जो भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। ऐप वगैरह के लिंक आपको कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं। एक भाई टेलीग्राम पे आप अब तक जुड़े हुए नहीं हो तो जुड़ जाना, लिंक आपको कमेंट सेक्शन में भी दे देंगे और उसमें क्या बोलते हैं, इसमें भी दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में भी, वहां भी आप देख लेना। ठीक है, इसके अलावा बैच चल रहे हैं अपने पीजीटी फिजिक्स बैच, ये है एनवीएस केवीएस ईएमआरएस एचटेट के लिए, एमपीटेट के लिए, और आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के बैच चल रहे हैं। इसमें जो कंप्लीट बैच है, मैं तो कहूंगा कंप्लीट बैच ही ज्वाइन करना। ठीक है, ये अपना ये वाला जो बैच है ना, ये वाला बैच आप ज्वाइन करना, आरपीसी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स कंप्लीट बैच। ये कंप्लीटली अपने ऐप के अंदर अवेलेबल है, और इसके लिए ये जो प्रैक्टिस बैच है कंप्लीटली फ्री रहने वाला है। ठीक है, सिंगल आपको पे करना है 11,349 रुपए। इसके अंदर आपको टेस्ट भी मिल जाएगी, प्रैक्टिस बैच भी मिल जाएगा, 11 12 का प्रैक्टिस भी मिल जाएगा, और 11 12 की फुल थ्योरी मिल जाएगी, सारा कुछ मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगी। ठीक है ना, वैलिडिटी 12 मंथ रहेगी, और कोई आपको इसमें दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है ना, तो कंप्लीट बैच है ये, आप आरपीएससी का ज्वाइन करना। इसमें आपको बीएससी का 138 घंटे का, और एमएससी का 25 घंटे का, और 11 12 का 150 घंटे का, प्लस ये जो प्रैक्टिस बैच आ रहा है ये भी फ्री मिल जाएगा। ठीक है, इतना सारा कंटेंट मिल जाएगा, बहुत सारा कंटेंट मिल जाएगा, बढ़िया गाइडेंस मिल जाएगी, आराम से आपकी तैयारी बढ़िया में हो जाएगी। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत हो तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो भी आपका जल्दी आ रहा होगा, या तो कल आ जाएगा, ठीक है ना, या आपका परसों तो पक्का ही आ जाएगा, 200% श्योर, कोई दिक्कत उसमें नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अपना रिव्यू जरूर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो। ओके, मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, बाय।